हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एम.ए. अंसारी, आपका दोस्त, और वेलकम करता हूं आपका डॉक्टर्स एकेडमी पर। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ चीजों को कंप्लीट कर लिया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अपना नया चैप्टर जिसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन्स। अब इस हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में हम लोग कितनी चीजों को पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं तो हम इसमें एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 4 चैप्टर्स को समराइज करके हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं और इस हाइड्रोकार्बन्स में हम चारों चीजों को पढ़ेंगे, मींस एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप लोगों ने पढ़ी है उसमें आपको बहुत मजा आया होगा और अब यहां से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट करने के बाद 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम लोग जब मूव करेंगे उसमें हमारा पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स होगा। उसको पढ़ने के बाद आपको एक सीरीज मिल जाएगी, फिर उस सीरीज के बाद आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होगी। आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आप लोगों ने अब तक पेशेंस बना करके रखा था। जो पेशेंस आपने बना करके रखा था उसका मजा आपको अब आने वाला है। अब आपको यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। कुछ छोटी सी बातें जान लेते हैं। सब्जेक्ट है अपना केमिस्ट्री, टॉपिक है अपना हाइड्रोकार्बन्स। मेरा नाम आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एम.ए. अंसारी। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे साथ आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट की है और अब तक आपने काफी सारे चैप्टर्स मुझसे पढ़े हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहां पर बड़ा बेसिक तरीके से आप देखिए, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन्स मतलब होता है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हमारे पास में 2 तरीके के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो, ये हो सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको आप लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो। तो देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलेंगे 2 तरीके के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, अगर इनके बारे में मैं आपसे बात करूं कि किसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, तो सैचुरेशन हमें पता कैसे चलता है? वैसे तो आप लोग IUPAC में ये बात जान चुके हो, ठीक है ना। जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं हो जाएगा एल्केन। तो एल्केन हमारे हुए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो इनको हम बोलते हैं एल्कीन्स। क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। जब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो इनको हम लोग बोलते हैं एल्काइंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्काइंस बोलते हैं। अब इनके बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं, बाकी जर्नी तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ही। मैं बात करूं एल्केन्स के जनरल फार्मूला की। किसकी बात करूं बच्चों? मैं बात करूं आपसे एल्केन के जनरल फार्मूला की। जनरल फार्मूला, ठीक है ना। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, देखिए आप किसी का भी जनरल फार्मूला कभी याद मत करिएगा, किसी का भी जनरल फार्मूला आप कभी याद मत करिएगा। क्यों याद नहीं करना है? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं जिससे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ही नहीं, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का कोई भी हो, अल्कोहल का हो, एल्डिहाइड का हो, कीटोन का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, किसी का भी हो, उसका आप आसानी से पता लगा लोगे। क्या जनरल फार्मूला क्या होगा? तरीका क्या है? यहां पर देखिए, मेरे पास जो एल्केन होता है उसमें मान लो C2 है, मेरे पास H6 है, यही तो है मेरा एल्केन। इसमें देखो जो भी आपके पास कार्बन का नंबर है उसको आप n मान लो। तो n इज इक्वल टू मेरा हो गया यहां पर 2। मैंने कहा CN मतलब मैंने 2 लिख दिया। मैंने कहा H2N मतलब मैंने क्या लिख दिया बच्चों? यहां पर मैंने यहां पर 4 लिख दिया। 2 इंटू n की वैल्यू 2, तो 2 2 4। बट मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो यहां क्या कर देंगे? +2। CnH2n +2, ये हो गया मेरा एल्केन का जनरल फार्मूला। क्या हो गया? जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स। क्या हुआ हमारा? CnH2n +2, ठीक है ना। अच्छा, एल्कीन्स की बात करोगे तो एल्कीन्स के एग्जांपल में आप देखते हो क्या? CH4। यहां पर आपने एग्जांपल में इसके क्या देखा है? आपने यहां देखा है C2H6, कोई भी एक एल्केन देख सकते थे आप। यहां आप देखोगे C2H4 और इसका जनरल फार्मूला अगर आप लिखोगे तो जनरल फार्मूला क्या आएगा? देखो CN है H2N, सिंपल सा H2N। इसकी बात करोगे तो एग्जांपल इसका क्या ले लोगे? मान लो कि हमने कहा C2H2 जिसको हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। इसका जनरल फार्मूला की अगर बात करोगे तो जनरल फार्मूला आ जाएगा इसका CnH2n -2। देखो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर अगर n ये है तो CnHn भी लिख सकते हैं। बच्चों CnHn नहीं लिख सकते क्योंकि CnHn जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो CnHn आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। CnH2n -2 आप लिख सकते हो, ये बात आपकी सही होगी, ठीक है। अच्छा, एल्केन्स के बारे में क्योंकि हमें इसी को पढ़ना है तो थोड़ी सी बातें मैं बता दूं कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो
5,4 एंगस्ट्रॉम होती है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। जो एल्केन्स होते हैं जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है बच्चों कितनी बताई थी मैंने आपको जीओसी पढ़ाते समय, तो मैंने कहा था ये होती है 1.112 एंगस्ट्रॉम की। कितनी होती है? 1.112 एंगस्ट्रॉम की होती है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आप सभी को आती थी, है ना, सभी को आती थी, सभी को पता थी ये सारी बातें। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं हम कि एल्केन्स क्या होते हैं। तो एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इन देयर मॉलिक्यूल्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। तो एल्केन्स जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड कंटेन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ओनली, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपके पास। उसके बाद एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स नहीं बच्चों, ये एल्केन्स, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव सो कॉल्ड पैराफिन्स। एल्केन्स को क्या बोलते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको पैराफिन्स बोला जाता है। और ये जो होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन पर ये किसी भी एसिड के साथ, किसी भी एल्कली के साथ, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज अंडर नॉर्मल कंडीशन एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, किसी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। एग्जांपल्स की बात करोगे तो CH4 C2H6 C3H8 इसी तरीके से ETC। हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में जो होमोलॉगस सीरीज पढ़ी थी वो आगे CH2 के डिफरेंस से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब अगर यहां पर मैं आपसे बात करूं कि एल्केन्स जो है ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, हेंस इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाता है, और नॉर्मल एल्केन्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर जिग-जैग होते हैं, टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर होते हैं। और मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स की बात करोगे तो दो सोर्स है हमारे पास, एक पेट्रोलियम होता है, एक नेचुरल गैसेस एंड कोल भी होता है, ठीक है ना। तो बताओ मेन सोर्स क्या है एल्केन का? मेन सोर्स है हमारे पास पेट्रोलियम, मेन सोर्स है हमारे पास कोल गैस, मेन सोर्स है हमारे पास नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये हो गया 3 सोर्स, ये छोटी सी बातें हो गई, जनरल पॉइंट्स हो गए। एक टर्म आता है आपका एलपीजी, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसका दाम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। एलपीजी की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका होता है फुल फॉर्म। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ लिक्विड पेट्रोलियम गैस का कंपोजिशन क्या होता है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो कंपोजिशन होता है उसमें प्रोपेन भी होता है, उसमें ब्यूटेन भी होता है और उसमें आइसोब्यूटेन भी होता है। क्या क्या होता है बच्चों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। क्या चीज बच्चों? आइसोब्यूटेन, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन। तो ये 3 कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, क्या क्या? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आप कहोगे सर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या डिफरेंस है? तो बेटा ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन बोला जा रहा, ठीक। आइसोब्यूटेन मतलब जिसमें कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 ग्रुप लगा हो, मैं सिखा चुका हूं आपको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे हम लोग आते हैं, अब यहां से चैप्टर को हम लोग करते हैं स्टार्ट और समझना शुरू करते हैं। बच्चों आप यहां पर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, एल्केन्स को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बाय रिडक्शन। कैसे बना सकते हैं एल्केन्स को? रिडक्शन से बना सकते हैं। तो रिडक्शन से कैसे बनाया जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, रिडक्शन का मतलब बच्चों आपको ऐसा लगता है कि रिडक्शन का मतलब होता है कि कार्बन का नंबर कम हो जाना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो जाना, बट याद रखिएगा रिडक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कार्बन का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। इन द रिडक्शन नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम। कितने होंगे? सेम रहेंगे, जितने रिएक्टेंट में थे उतने ही किसमें रहेंगे? प्रोडक्ट में रहेंगे, याद रखेंगे। इन रिडक्शन नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज रिमेन सेम। रिडक्शन का मतलब जो होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वहां रिडक्शन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, ठीक है। बचपन में जब क्लास 10th में थे हम लोग तब बातें करते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारा रिडक्शन होता है। तो ये सब बातें हम लोग करते थे, ठीक। खैर आगे चलते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजिनेशन से हमें पढ़ना है कि रिडक्शन एल्कीन और एल्काइन का अगर हम कराएं तो क्या बन सकता है। भाई बनाना तो एल्केन है तो एल्केन ही बनेगा। देखो जरा, अगर मैं कोई एक एल्कीन ले लूं यहां पर RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है मेरे पास? एल्कीन है। क्या है बच्चों? एल्कीन। इसमें मैंने क्या किया, H2 ले लिया और कोई कैटालिस्ट ले लिया। कौन कौन सा कैटालिस्ट ले सकते हैं अभी एक साथ नीचे इसको समराइज करेंगे। हाइड्रोजन के साथ मैंने कैटालिस्ट ले लिया, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसका एडिशन होगा, जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक। अब वो 2 सिग्मा कहां बनेंगे? जिन 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा उन्हीं दोनों कार्बन के बीच में बनेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको इसका एप्लीकेशन बार बार मिलता रहेगा, ऐसी रिएक्शंस आपको बार बार देखने के लिए मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो यहां का बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ेगा और ये बना देगा RCH2CH3। क्या बना देगा बच्चों? RCH2CH3। क्या बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद ये थी एल्कीन। अगर मैं एल्काइन से बनाने की बात करूं आपसे तो बच्चों कैसे बनाओगे? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है अपने पास एल्काइन। बच्चों इसमें भी हम क्या कराएंगे? हाइड्रोजन लेंगे, बट 2 बार कराना पड़ेगा, और कैटालिस्ट लेंगे
दो बार इसलिए कराना पड़ेगा क्योंकि पहले ये एल्काइन जो है एल्कीन में कन्वर्ट होगा, फिर एल्कीन जो है वो एल्काइन में कन्वर्ट होगा, मतलब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो देखोगे यहां पर हाइड्रोजन कैटालिस्ट ले लिया, हम इसको बोलेंगे कि कंप्लीट रिडक्शन करा रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर हमने एक बार कराया तो हमारा एल्केन नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगी। तो यह है हमारा क्या, कंप्लीट रिडक्शन। और कंप्लीट रिडक्शन से क्या बनेगा, RCH2CH3 बनेगा ना बेटा, RCH2CH3 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, जब ये बनेगा तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, हीट रिलीज होगी। क्या होगा, हीट रिलीज होगी, मतलब डेल्टा H का साइन कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा। डेल्टा H का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब हम इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन कराने पर निकलने वाली जो हीट है उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब मैं अगर आपसे कहूं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन जो होगी वो क्या होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तब होगी जब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स का। अगर इसमें से ज्यादा हीट निकल जा रही है इसका मतलब एल्कीन स्टेबल होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा रिलेशन आप याद रखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। बात क्लियर हुई। चले, इसके बाद यहां पर ध्यान देंगे, नोट करके लिखा है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑफ दिस मेथड। इस मेथड से हम मीथेन को नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमारे पास एल्कीन होती है वो 2 कार्बन से कम की नहीं होती है, एल्काइन 2 कार्बन से कम की पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए 1 कार्बन का एल्केन हम इससे नहीं बना सकते। अभी बच्चों यहां जो कैटालिस्ट लिखा था वो कैटालिस्ट क्या क्या ले सकते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए कैटालिस्ट जो है हमारे पास, हम 3 कैटालिस्ट यहां पर 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे, प्लेटिनम और पैलेडियम या निकल कैटालिस्ट, 3 कैटालिस्ट ले सकते हैं हाइड्रोजिनेशन के लिए, ठीक है ना। प्लेटिनम और पैलेडियम लेंगे तो रूम टेंपरेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम निकल कैटालिस्ट लेते हैं तो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रिक्वायर्ड होता है, या केल्विन में मैं बोलूं तो 523 टू 573 केल्विन टेंपरेचर रिक्वायर्ड होता है। और बच्चों ये एक नेम रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेबातियर-सेंडेरेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेबातियर-सेंडेरेंस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। रेने निकल की बात करें, तीसरा कैटालिस्ट, रेने निकल का मतलब होता है फाइनली डिवाइडेड निकल। क्या मतलब होता है, फाइनली मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में डिवाइडेड निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल, फाइनली डिवाइडेड निकल, उसी को बोलते हैं क्या हम, फाइनली डिवाइडेड निकल को हम लोग बोलते हैं कि ये होगा हमारा क्या, रेने निकल। ये रिएक्शन करता है तो रूम टेंपरेचर पर करता है, किस पर करता है, रूम टेंपरेचर पर करता है। चलिए इतनी बातें क्लियर हुई। उसके बाद हम यहां पर आपसे बात करेंगे, ये हो गया आपका फाइनली डिवाइडेड निकल। क्या हो गया बच्चों, फाइनली डिवाइडेड निकल, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेने निकल बोलेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे बनाया जाता है, ये कैसे ऑब्टेंड किया जाता है उसकी भी बात आपसे करते हैं। देखिए इसको ऑब्टेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम एल्युमिनियम अलॉय को लेते हैं और NaOH के साथ हीट करते हैं। क्या बता रहा हूं मैं, सोडियम एल्युमिनियम अलॉय को लेकर के NaOH के साथ हीट करते हैं तो ये रेने निकल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेने निकल में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस बनता है NaAlO2। क्या बनता है, NaAlO2। क्या बन जाएगा, NaAlO2 बन जाएगा। तो ये है हमारे पास रेने निकल बनाने का तरीका। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप इसको बता देंगे। चलिए आगे इसके बाद डिस्कस करते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। हालांकि ये यहां पर नहीं आना चाहिए था, आगे आना चाहिए था, लेकिन हम समराइज वे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको यहां पर नोट डाउन करेंगे। देखो जरा, मेरे पास ये है एक एल्काइन, ठीक है बच्चों, ये है एक एल्काइन, इसका पार्शियल रिडक्शन कराना है, मतलब एल्कीन बनेगी। क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन बनेगी। ठीक, ये सारी चीजें आपको आगे रिपीट मिलेंगी, वहां पर हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के बात खत्म करेंगे। मैंने कहा इसकी रिएक्शन मुझे PDBaSO4 और सल्फर या फिर क्विनोलिन लेकर के करानी है, सल्फर या क्विनोलिन लेकर के करानी है, ठीक है। मैंने कहा कि यहां पर मुझे इसकी रिएक्शन फर्स्ट ए का कोई मेटल जो कि लिथियम हो सकता है या फिर सोडियम हो सकता है, ठीक है ना, उसके साथ लिक्विड अमोनिया लेना है। क्या लेना है, लिक्विड अमोनिया लेना है। ठीक, ये 2 बातें आपको समझनी है। तो अगर हम PDBaSO4 सल्फर और क्विनोलिन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जो यहां पर हमारी एल्कीन बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगी, जो हमारी एल्कीन बनेगी वो एल्कीन सिस एल्कीन होगी। और सिस एल्कीन मैं आपको आइसोमेरिज्म में बता चुका हूं कि कैसी होती है, जिसमें हमारे पास दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम प्लेन में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सिस एल्कीन। ये सिस एल्कीन बनेगी मेरे पास, सेम ग्रुप इन द सेम प्लेन, उसको बोलते हैं क्या, सिस। तो ये कौन सी एल्कीन, सिस एल्कीन। अगर लिक्विड अमोनिया फर्स्ट ए के मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारी बनती है ट्रांस एल्कीन। और ट्रांस एल्कीन कैसी एल्कीन होती है, जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट प्लेन्स में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन। तो यहां बनेगी मेरी ट्रांस एल्कीन। कैसी एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। क्या बताएं, बात समझ में आ जाती है आपको। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH ये है, बताओ अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ करा रहा हूं तो क्या होगा। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ
क्या होगा? तो बच्चों ध्यान दो, देखो कुछ भी नहीं होगा, ये तो एल्कीन ऐसी एल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकती है ना। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ये शो नहीं कर सकती तो इसका क्या ही करना है, ये सिंपल सा क्या बनाएगी, सिंपल सी एल्कीन बनाएगी। सिंपल सी एल्कीन का मतलब क्या बनाएगी, आर CH डबल बॉन्ड CH2 बनाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल एल्कीन। मतलब ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती तो ये या तो फिर सिस एल्कीन होती या तो फिर ये ट्रांस एल्कीन होती। बात समझ में आ रही है? तो ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, ये है हमारी सिंपल एल्कीन। बात क्लियर हुई? तो बच्चों ये था रिडक्शन। जल्दी से एक बार देखिए रिडक्शन में आपने कैसे बनाया। रिडक्शन में हम लोगों ने क्या किया, किसी भी एल्कीन को या किसी भी एल्काइन को लिया, लेने के बाद उसका हाइड्रोजनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपका प्लेट हाइड्रोजन के साथ में कैटलिस्ट आपका प्लेटिनम पैलेडियम हो सकता था, रूम टेंपरेचर पर निकल हो सकता था 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये स्पेशल रिएक्शन थी, सेबाथियर सेंटेरेंस रिएक्शन बोला था। आप रेने निकल ले सकते थे रूम टेंपरेचर पर। 3 कैटलिस्ट थे। क्लियर? क्लियर। अब बच्चों हम लोग रिडक्शन के बाद बनाते हैं एल्काइल हैलाइड से। किससे बनाते हैं? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे इसको बनाया जाता है जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। एल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए हम लोग एक ही उसमें समराइज करते हैं सारी चीजों को। ये एल्काइल हैलाइड हो गया मेरे पास RX, ठीक है। इससे हम कैसे कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि एल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए मैं हाइड्रोजनेशन करा सकता हूं प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के साथ, जो अभी रिडक्शन के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है ना। वो चीज यूज कर लो। मान लो मैंने कहा H2 PT और PD और PT बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हो रिडक्शन के लिए बच्चों? दूसरी चीज यूज कर सकते हो मेटल हाइड्राइड, जैसे LiLH4, जैसे NaBH4। तो दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम? मेटल हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? मेटल हाइड्राइड। क्या क्या हो सकता है? LiAlH4 जिसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या यूज कर सकते हैं NaBH4 जिसको बोलते हैं क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरी चीज हम यहां पर यूज कर सकते हैं बच्चों HI के साथ रेड फास्फोरस। और ये तो बच्चों ऐसा है ना, ऐसा है, देखो मैं बता दूं, ये जो HI रेड फास्फोरस है ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक गाना गाता है, जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा। याद रहेगा ये गाना। HI रेड फास्फोरस बोलता है जो हमसे टकराएगा क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। तो HI रेड फास्फोरस जहां भी दिखेगा क्या बनाओगे? सीधे सीधे एल्केन बनाओगे। किसको एल्केन बनाओगे? कोई भी हो, कोई भी टकरा जाए उससे तो क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। अभी मैं बना के दिखाता हूं कि कैसे कैसे कौन कौन से एल्केन बना सकता है। उसके बाद चौथी चीज बच्चों यहां पर आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपको नेसेंट हाइड्रोजन दे दे। क्या? ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपको नेसेंट हाइड्रोजन दे दे। और ये नेसेंट हाइड्रोजन आपको दे कौन कौन सकता है? तो बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन आपको HCl दे सकता है जिंक के साथ, जिंक के साथ HCl दे सकता है। मतलब मैं कहूंगा Zn प्लस HCl हो सकता है, ये Zn प्लस HCl हो सकता है। आपको नेसेंट हाइड्रोजन जिंक और एसिटिक एसिड दे सकता है, जिंक प्लस एसिटिक एसिड दे सकता है, CH3COOH दे सकता है। और लास्ट में मैं आपसे कहूं कि जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है वो आपको जिंक कॉपर कपल और इथाइल अल्कोहल के साथ में भी मिल सकता है। जिंक कॉपर कपल और C2H5OH इसके साथ में भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिल सकता है। तो जल्दी से बताओ ये सारे के सारे क्या काम करेंगे? ये सब के सब एल्काइल हैलाइड को RX को RH में कन्वर्ट करेंगे। एल्काइल हैलाइड से बनाने का मतलब क्या हुआ कि X इज रिप्लेस्ड बाई H। क्या हो गया? X इज रिप्लेस्ड बाई H, ठीक, यही तो मतलब होगा। तो ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड से हम कैसे बना सकते हैं उसका तरीका। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा, क्लियर कर पाए होंगे। जल्दी से एक बार समराइज करेंगे। एल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? एल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ कराया है। दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम मेटल हाइड्राइड ले ले, LiLH4 ले सकते हैं और NaBH4 ले सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास HI और रेड फास्फोरस था, जो कि हर किसी के साथ एक ही गाना गाता था कि जो हमसे टकराएगा वो क्या बन जाएगा? वो एल्केन बन जाएगा। और HI रेड फास्फोरस इसी वजह से हमारा यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो हम यूज करते थे। तो मेटल हाइड्राइड्स हमारे स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं डालते। लेकिन आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जगह आपको बताएंगे कि ये फर्क डालते हैं, ठीक है ना। वैसे आप जनरली याद रखोगे कि मेटल हाइड्राइड्स जो है डबल बॉन्ड पर मल्टीपल बॉन्ड पर कोई भी फर्क नहीं डालते हैं। बात समझ में आ गई। चौथा तरीका हमने पढ़ा था कि जहां से भी हमको नेसेंट हाइड्रोजन मिल सकता है, कहां कहां से मिल सकता था? जिंक HCl के साथ मिल सकता था, जिंक एसिटिक एसिड के साथ मिल सकता था, जिंक कॉपर कपल और इथाइल अल्कोहल के साथ मिल सकता था। बातें क्लियर होती हैं बच्चों? होती है ना? होती हैं। तो देखो HI रेड फास्फोरस यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल हाइड्राइड्स हैव नो इफेक्ट ऑन द मल्टीपल बॉन्ड। मेटल हाइड्राइड्स का कोई इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर नहीं पड़ता है। क्या बातें समझ में आती हैं? बिल्कुल आती हैं। आगे आ जाओ बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, बातें करेंगे तीसरे तरीके की, फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन से हम कैसे बना सकते हैं? अच्छा, इससे पहले जो है हम कुछ बातें आपको HI रेड फास्फोरस के बारे में बता दें, उसको जरा सीखिएगा। जैसे मैंने कहा था, मेरे पास कोई RX हो, मेरे पास कोई ROH हो, और अगर इन दोनों में से किसी की भी रिएक्शन मैं बच्चों HI प्लस रेड फास्फोरस के साथ करा रहा हूं, तो बताओ क्या बन जाएगा? एक ही गाना गाता है कि जो हमसे टकराएगा वो एल्केन बन जाएगा। मतलब क्या होगा? यहां से RH बनेगा, प्लस में साथ ही साथ आपका क्या बनेगा? वो बनेगा I2। क्या बनेगा? I2 बनेगा, I2 बनेगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि रेड फास्फोरस का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जो I2 बना है रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके PI3 बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? PI3 बना देता है। PI3 मतलब रेड फास्फोरस का काम हुआ रिमूवल ऑफ
I2 इन द फॉर्म ऑफ PI3। रिमूवल ऑफ द I2 इन द फॉर्म ऑफ PI3 कौन करता है? रेड फास्फोरस करता है। बातें समझ में आती हैं? आती हैं। उसके बाद एक और अगर मैं बात करूं बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड की, तो ये अगर रेड फास्फोरस और HI से टकराए, रेड फास्फोरस प्लस HI से टकराए तो ये भी एल्केन बनाएंगे। CO को किसमें कन्वर्ट करेंगे? एल्केन बनाने के लिए CH2 में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? CH2 में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड टकराने की कोशिश कर रहा है, किससे बच्चों? HI और रेड फास्फोरस से। HI और रेड फास्फोरस से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड टकराने की कोशिश कर रहा है बच्चों? तो देखो जरा, ये ग्रुप आपका C किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में, और एक ये वाला हाइड्रोजन तो आपको मिलेगा यहां पर CH3। ये सब के सब एल्केन बनते चले जाएंगे। क्या बनते चले जाएंगे बच्चों? एल्केन बनते चले जाएंगे। बताओ अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछे फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस क्या होगा, तो आप बोलोगे फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस है टू रिमूव I2 इन द फॉर्म ऑफ PI3, है ना? फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस अगर पूछा जाए, फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस इज टू रिमूव I2 इन द फॉर्म ऑफ PI3, इन द फॉर्म ऑफ PI3। किसके फॉर्म में बच्चों? PI3 के फॉर्म में। बातें समझ में आई? बातें क्लियर हुई? अच्छा, जैसे मान लो कि इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर मैं आपको कराने की कोशिश करूं तो आप क्या करोगे? ठीक है ना? जैसे देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो कि मेरे पास में कुछ इस तरीके का कोई एक खतरनाक वाला कंपाउंड जैसे देखने में आपको लगते हैं, ठीक ऐसा एक कोई कंपाउंड दे दिया गया, इसका मुझे हाइड्रोजिनेशन कराना है प्लेटिनम की प्रेजेंस में। क्या बनाओगे? बोलो जल्दी से, क्या बनाओगे? यही डबल बॉन्ड है, यही एल्कीन है, तो इसी बॉन्ड को आप क्या कर दोगे? रिड्यूस कर दोगे। मतलब जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो तो ये बनने वाला है ना, बस ये प्रोडक्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ? आया? अगर मैं कह दूं आपके पास ये ऐसे करके कोई कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं हाइड्रोजन और निकल के साथ, तो बताओ क्या होगा? ये भी तो कैटलिस्ट है, हाइड्रोजिनेशन कराएगा, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं जिनको आप आसानी से सीख सकते हो, समझ सकते हो। कोई कठिन, कोई टफ ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बात करते हैं। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करके देखते हैं। ये है हमारे पास फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसको बनाना था। तो बच्चों ये वाली स्लाइड ये रही, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है इसी पे बन गया है। तो खैर इसको जो है देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ध्यान दीजिए कि कैसे करके बनाएंगे हम। एल्डिहाइड और कीटोन से कुछ करना नहीं है बेटा। एल्डिहाइड और कीटोन से बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास तीन चीजें होती हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन चीजें आपको याद रखनी है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्टली एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ध्यान देना, जरा ध्यान देना मेरे साथ, बातों को समझना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे इस CO ग्रुप को कन्वर्ट करना है CH2 ग्रुप में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बेटा, CH2 ग्रुप में, ठीक? तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो? तो बेटा एक तो अभी आपने पढ़ा था कि पहला आप HI प्लस रेड फास्फोरस यूज कर सकते हो, राइट? दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा आप यूज कर सकते हो वोल्फ किस्नर रिडक्शन। कौन सा? वोल्फ किस्नर रिडक्शन यूज कर सकते हो। क्या होता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन? हाइड्रोजन NH2 के साथ C2H5ONA, C2H5ONA एल्कलाइन मीडियम में हम लेते हैं NH2 को, तो ये भी CO ग्रुप को CH2 में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है? तीसरा हम यहां पर यूज कर सकते हैं बच्चों जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, ये यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लीमेंसन रिडक्शन। ये तीन चीजें हैं जो आपको कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्टली एल्केन दे सकती हैं, ठीक है? अब एक पॉइंट दिमाग में रखने वाला है, इन तीनों में सबसे अच्छा कौन होता है? तो इन तीनों में सबसे अच्छा जो होता है हमारा, वो होता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। सर वो कैसे? बच्चों वोल्फ किस्नर रिडक्शन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये अदर फंक्शनल ग्रुप्स पर कोई भी फर्क नहीं डालता, ये स्पेसिफिक होता है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन इज अ स्पेसिफिक रिडक्शन, हैज नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप्स। किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर कोई भी फर्क नहीं डालता ये, ठीक है ना? किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर कोई फर्क नहीं डालता, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये अच्छा होता है हमारा। जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग एक बात करते हैं, मान लो इसका एग्जांपल मैंने ऐसे करके लिया, ध्यान दीजिएगा जरा। यहां पर मेरे पास O है, यहां पर मेरे पास OH लगा है, ठीक है ना? OH लगा है। अब इसकी रिएक्शन आपने NH2 मतलब हाइड्रोजन C2H5ONA के साथ करा दी, मतलब W के रिडक्शन आप करा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ इस CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करेगा और इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा दूसरे पर। यही बात हम आपको बता रहे थे। ये CH2 हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। बताए बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर कर पाए? अच्छा, उसके बाद दूसरा एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया CH3CHO का, CH3CHO। तो बताओ इसको CH2 में कन्वर्ट करेगा CO ग्रुप को, और एक HE वाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वही रहेगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, इथेन बन जाएगा। मान लो कि मैं और अच्छा कोई क्वेश्चन ले लूं आपके सामने, तो क्या होगा? जैसे
तीसरा हम कोई अच्छा इसका एग्जाम्पल ले लें, अच्छा एग्जाम्पल इन द सेंस आपको खाली डराने के लिए दिया जाता है, बाकी आप जानते हो कि टफ कुछ भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक है, आपने देखा नहीं कि डर गए, और बेटा इसकी रिएक्शन जिंक Hg कंसंट्रेट HCl के साथ कराने को बोला आपसे, मतलब क्लीवेंसन रिडक्शन करा दो। भैया क्लीवेंसन रिडक्शन क्या कराता है? CO को CH2 में कन्वर्ट कराता है। वो कितना भी टफ क्वेश्चन ना दे दे आपको, बताओ बेटा क्या होने वाला है आंसर? क्या आप डर जाओगे? क्या आप डर जाओगे? क्या आप भाग जाओगे मैदान छोड़ के? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नया नहीं होने वाला। ये बनने वाला आपका प्रोडक्ट। बताओ नहीं आया समझ में? यही बनने वाला था ना, यही बनने वाला था। मान लो मैंने कहा कि ऐसे सर बीच बीच में छोटी छोटी रिएक्शन भी करवाते चलिए। हाँ बिल्कुल करवाते चलेंगे। CO CH2 CH3 ये दिया गया है, इसका आपने जिंक Hg कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करानी, तो बताओ क्या होगा? CH3 ये CO किसमें? CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 CH2 CH3 ये बन जाएगा आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बन जाएगा बच्चों? नॉर्मल ब्यूटेन। और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम आपको करा सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। चलो सर अगर देख सकते हैं तो क्यों ना देखा जाए। बिल्कुल देखा जाएगा बेटा। देखो मान लो कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड मैं आपके सामने रख दूं, ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड अगर मैं आपके साथ रख दूं, आपके सामने रख दूं, तो आप क्या करोगे? जिंक और Hg कंसंट्रेट HCl क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं, CO को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? CH2 में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया आपका CH2 में कन्वर्ट। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम इंडेन होता है। क्या होता है? इंडेन। इंडेन बताएं, आप समझ जाएंगे। कोई बड़ा क्वेश्चन बना करके देगा तो कोई प्रॉब्लम। एक और, ये फिफ्थ हो गया, एक और लास्ट समझ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, गलती ना हो इसलिए अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये लगा मेरा OH, ये है मेरी बेंजीन की रिंग, और यहां पर जो है मैं आपको ऐसा एक ग्रुप लगा करके दे रहा हूं, देखना जरा कैसा लगा करके, ऐसे करके, और यहां पर जो है आपने NH2 और C2H5ONa स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। मतलब बोल्ट किसना रिडक्शन कराना है, तो क्या होगा यार? फंक्शनल ग्रुप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये CO ग्रुप जो होता है इसका क्या हो जाएगा? ये CO ग्रुप जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो देखो जरा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा। क्वेश्चन कैसा भी आएगा, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़े होते हैं उनको नहीं छोड़ना होता है, वहीं से निकलेगा आपका क्वेश्चन। बस ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। बताओ क्या ढंग से आप लोग सब कुछ सीख पाए? सब कुछ सीख पाए? अब तक जो चीजें पढ़ रहे थे ये सब कुछ रिडक्शन था। क्या था बच्चों? रिडक्शन की हेडिंग जो हम लोगों ने डाली थी वो रिडक्शन था, रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डी कार्बोक्सिलेशन। ये हमारे पास दूसरा मेथड होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 होता है। CaCO3 नहीं बल्कि बच्चों Na2CO3 होगा। डी कार्बोक्सिलेशन में Na2CO3 के फॉर्म में होता है रिमूवल, नॉट CaCO3। ठीक है बेटा, Na2CO3 के फॉर्म में होता है, बल्कि हम Na2CO3 या CaCO3 बिल्कुल ना बोल करके हम बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन होता है। किसके फॉर्म में होता है? कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। कैसे होता है जरा उसकी बात करते हैं। देखो समझिएगा, यहां पर अच्छे से सीखिएगा। मैं कहूंगा आपसे कि रिएजेंट बोलो, इसका क्या होगा? तो बच्चों इसका रिएजेंट होता है सोडा लाइम। क्या होता है? सोडा लाइम। तो इसका रिएजेंट होता है बच्चों सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या है? तो याद रखिएगा सोडा लाइम एक मिक्सचर होता है NaOH प्लस CaO का। नीट 2021 में पूछा गया है यहां से क्वेश्चन, अभी आपको सॉल्व करवाएंगे, आप देखिएगा कि कितना अच्छा होगा। अच्छा याद रखिएगा, इसमें सोडा लाइम में जो NaOH होता है वो 3 होता है, 1:2, ये 1 होता है, 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। अच्छा इसके बाद इनके फंक्शन भी याद रखिएगा, ठीक है ना। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है ये NaOH। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे कि NaOH का क्या फंक्शन है, तो NaOH जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अब अगर हाइग्रोस्कोपिक है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें इसको ड्राई रखना है, ठीक है ना, तो हमें कोई ड्राइंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये जो CaO होता है ये हमारा कैसा होता है? ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है। ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, और क्या करता है? कीप्स NaOH ड्राई, कीप्स NaOH ड्राई। NaOH को ड्राई रखने के लिए हमें CaO यूज करना पड़ता है। बात समझ में आई? रिएक्शन बहुत सिंपल सी होती है, देखो जरा, बहुत मजा आने वाला है आपको। रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाली है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन होने वाली है। मान लो मैंने कहा RCOONa है मेरे पास, रिएक्शन इसकी NaOH मतलब सोडा लाइम के साथ होनी है, और CaO तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बच्चों वहां इस बार जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही कहा गया था, यहां पर X है तो वो X बताइए क्या होगा, तो X का आंसर था CaO होगा। आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहां से सिंपली आप ऐसे करके Na2CO3 को बाहर कर दीजिए, इस H को इस R के साथ RH बोल दीजिए। बताओ क्या निकला यहां से? Na2
CO3, तो बताओ यहां क्या लिखोगे Na2CO3। बताओ कार्बोनेट के फॉर्म में रिमूव हो गया क्या CO2, एक कार्बन लेस, कार्बोक्सिलिक एसिड जो था उसका सॉल्ट जो था उसमें से एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया, मतलब एक कार्बन लेस का एल्केन बन गया। क्या बन गया? एक कार्बन लेस का एल्केन बन गया। क्या बात समझ में आई? एक कार्बन लेस का एल्केन बन गया। ऐसे इसके एग्जांपल्स तमाम सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आर की जगह अगर मैं CH3 लेकर के आपको पढ़ा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीथेन बना लोगे। प्लस NaOH reacts in the presence of CaO, gives the decarboxylation reaction and form the CH4 plus Na2CO3, right? Na2CO3। मान लो हम इसका एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट सोडियम बेंजोएट ले लेते हैं। सोडियम बेंजोएट ले लिया, NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, तो NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, CaO की प्रेजेंस में करा दी, तो यहां से जब रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा बच्चों? बेंजीन बनेगा। अभी बेंजीन वाले चैप्टर में ये फिर मिलेगा हमें, ठीक है ना। और क्या निकल जाएगा? Na2CO3। सर बात कुछ समझ में नहीं आई कि ये Na2CO3 जो निकल रहा है वो निकल कहां से रहा है। तो देखो बेटा Na2CO3 ये यहां से निकल रहा है और ये Na2CO3 जो है यहां से निकल रहा है, ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका क्या? बेंजीन। बात समझ में आई बच्चों? ये जो मैंने लिया था ये था सोडियम बेंजोएट। क्या था? सोडियम बेंजोएट। इसका यूज हम लोग करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। फूड प्रिजर्वेटिव है ये, पढ़ेंगे किस चैप्टर में? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। फूड प्रिजर्वेटिव, राइट? फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। बात समझ में आई? अगर मैं सोडियम फॉर्मेट ले लूं, मान लो मैं HCOONA ले लूं और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ CaO की प्रेजेंस में करा दूं तो क्या बन जाएगा भाई? यहां से देखो Na2CO3 तो निकल रहा है, तो आपकी हाइड्रोजन भी बन सकती है इससे, हाइड्रोजन प्लस Na2CO3 ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगर सोडियम फॉर्मेट ले लें, ये क्या लिया मैंने? सोडियम फॉर्मेट लिया। अगर सोडियम फॉर्मेट ले लें तो ये भी बन सकता है, राइट? बात समझ में आई बच्चों? चलिए इसके बाद इसके साथ में इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक बात आप दिमाग में डालिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास में क्या नहीं पाया जाता है? वो नहीं पाया जाता, फंक्शनल ग्रुप नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता है, फिर भी उनको एसिड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एसिड नाम दिया जाता है। वो कौन कौन होते हैं? तो याद रखेंगे आप कि पिक्रिक एसिड होता है आपका, और कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। पिक्रिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? मैं उनकी बातें अभी आपके सामने करने वाला हूं, ठीक है ना। मान लो जैसे मैं आपसे इसी में क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास पिक्रिक एसिड है, और पिक्रिक एसिड का चलो स्ट्रक्चर भी सिखा दें आपको, यहीं पर आगे आता रहेगा OH NO2 ये होता है बच्चों अपना पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन में NaOH और CaO के साथ हीट करके बनाऊं तो क्या होगी रिएक्शन? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि पिक्रिक एसिड जो होता है इसमें कोई भी सोडियम सॉल्ट नहीं है। क्या बच्चों? पिक्रिक एसिड, कोई भी सॉल्ट इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रिएक्शन नहीं होगी पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता है। इसी का नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। बात समझ में आ जाती है? आ जाती है बच्चों? आ जाती है। मान लो अब कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ उनको, तो वो क्या करेंगे? ऐसे करके COOH इसकी रिएक्शन NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, और उठा के उन्होंने क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो क्या करोगे भाई? रिएक्शन हो जाएगी। अब ये मत कहना कि यहां सॉल्ट नहीं है, सोडियम सॉल्ट नहीं है, लेकिन NaOH के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और सोडियम सॉल्ट बन सकता है। तो यहां से क्या होगा? दोनों के दोनों CO2 रिमूव हो जाएंगे यहां से, तो क्या होगा? ये भी CO2 ये भी CO2 गया। बताओ क्या बचा यहां से? क्या बचा? पहले तो ये सोडियम के साथ में हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्या बन जाएगा? ये H2O और COONA, फिर होगा COONA और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। बात समझ में आई? यहां से फिर क्या, जब सोडियम सॉल्ट बन जाएगा तो Na2CO3 निकलेगा। क्या निकलेगा? Na2CO3 निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है आपका वो इस पर 2 बार आएगा ना, क्योंकि कितने CO2 निकल रहे हैं? 2 CO2 निकल रहे हैं, तो बन जाएगा क्या? सीधा सीधा हमारे पास यहां से बनेगा CH4 प्लस में निकलेगा आपका क्या? Na2CO3। क्या निकलेगा? Na2CO3, राइट? क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही है बात बच्चों? ये जो था आपके पास, ये कौन था? ये है मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ठीक। कभी वो नाम से भी पूछ सकते हैं, तो ये था आपका मैलोनिक एसिड। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? चलिए एक हम ले लेते हैं, मान लो ऐसा कंपाउंड ले लिया हमने, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक। इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं बच्चों? सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। इसको ले लिया NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट कर दिया, तो क्या होगा? देखो जरा, यहां से ये CO2 निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो मतलब बन जाएगा आपके पास बच्चों CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर वाले चैप्टर में, तो ये हमारा बन गया क्या? स्टाइरीन। ये था बच्चों सब की सब बातें आपकी किसके बारे में? डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में। अब बच्चों एक बात याद रखिएगा
कि जो हमारे पास बीटा कीटो एसिड होते हैं, ध्यान देना जरा, ये पॉइंट है अपने पास, बीटा कीटो एसिड जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, दे इवॉल्व CO2 सिंपली ऑन हीटिंग, सिंपली ऑन हीटिंग। अगर हीट कर दिया जाए बीटा कीटो एसिड को तो वो सिंपली क्या कर देते हैं, CO2 को रिमूव कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बीटा कीटो एसिड जैसे मान लो मैंने कहा C6H5, मतलब बेंजीन की रिंग है ना बच्चों, ये फिनाइल ग्रुप है ना, C6H5 CH2 CO CH2 COOH, मेरे पास ये कोई एसिड है, ठीक है ना, मेरे पास ये कोई एसिड है, इसको मुझे क्या करना है बच्चों, इसको मुझे हीट करना है, इसको मुझे हीट करना है, हीट करना है सिंपली ऑन हीटिंग। तो ये क्या इवॉल्व करेगा, CO2 इवॉल्व करेगा, क्या इवॉल्व करेगा, CO2। देखो ये है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये वाला बीटा, और बीटा पर कौन सा ग्रुप लगा, कीटो ग्रुप, तो ये बीटा कीटो एसिड। अब ये CO2 रिमूव करेगा, अगर ये CO2 रिमूव करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखो जरा, CO2 निकालो यहां से, ये CH3 हो जाएगा, तो बनेगा प्रोडक्ट आपका C6H5 CH2 CO CH2 बल्कि CH3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका क्या, प्रोडक्ट। बच्चों अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है हमारे पास, और कार्बोलिक एसिड जिसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, और पिक्रिक एसिड होता है, इनमें कोई भी COOH ग्रुप नहीं पाया जाता। तो इसको जरा ध्यान दे लो, इसको जरा बेटा देख लेना, यहां से मैं रिएक्शन हटा देता हूं, क्योंकि रिएक्शन तो आप लोग नोट डाउन कर ही चुके होंगे, क्योंकि इस पॉइंट को आपको देखना है। तो इस पॉइंट को देखने के लिए आप क्या करोगे, ये रिएक्शन आपके सामने से गायब हो गई और आप इस पॉइंट को देखिए। इस पॉइंट में क्या लिखा गया है बेटा, रिएक्शन ये भी देख चुके हो आप, ठीक है ना। तो देखो लिखा है एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बोलिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड हैव नो COOH ग्रुप। कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बोलिक एसिड और जो पिक्रिक एसिड है, इनमें कोई COH ग्रुप नहीं पाया जाता। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का केमिकल नेम है, कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोला जाता है, पिक्रिक एसिड मैंने बना करके दिखाया, वो रहा आपका पिक्रिक एसिड, इनमें कोई भी COH ग्रुप नहीं पाया जाता है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों ऐसा रिएजेंट है जो आपको हर चैप्टर में दस्तक देता रहेगा, हर चैप्टर में आपको मिलता रहेगा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से सीखिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा होता है RMgX। अब ये RMgX क्या करता है, सबसे पहले तो इसको आप तोड़ने का तरीका सीखिए। RMgX जो है हमेशा और हमेशा यहां से टूटेगा और यहां पर मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव और इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है ना। रिएक्शंस रटनी नहीं है, उनको सीखना है, उनको समझना है, ठीक है, समझिएगा, सीखिएगा। RMgX ऐसे टूटेगा, ये किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि ZH है, क्या है, ZH, तो ये Z जो है वो मेरा नेगेटिव में टूटेगा, H जो है वो मेरा पॉजिटिव में, मतलब मुझे H+ आयन चाहिए, और ये जो H+ आयन है बच्चों प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ने के बाद चीजें आसान हो गई आपके लिए। देखिए ये क्या करेगा, नेगेटिव के ही तो पास जाएगा, मतलब रिएक्शन होने के बाद RH बनेगा, मतलब एल्केन बनेगा, और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट MgX और Z बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। अब ये Z मेरा क्या क्या हो सकता है, Z क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वो कंपाउंड होगा, ये वो कंपाउंड होगा जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर बताऊं आपसे कि Z आपका क्या क्या हो सकता है, मैंने कहा Z में भी, Z क्या होगा, Z में भी HOH, ROH, ये भी हो सकता है, RNH2, ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हो सकता है आपके पास फिनॉल C6H5OH, ठीक है। ये हो सकता है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और क्या हो सकता है ये आपके पास, ये हो सकता है आपके पास एल्काइन, जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाए। अभी एल्काइन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे RC∭CH, ये भी हो सकता है, और ये मेरा हो सकता है सेकेंडरी एमीन R2N और H, ये हो सकता है। अब ध्यान देना जरा, बातों को सीखना और समझना बच्चों, देखना जरा, यहां एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक। सिंपल में सबको समराइज अगर करो तो तुम्हें क्या चाहिए बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R और इस कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोजन, प्रोडक्ट आपका RH बन जाएगा। अब ये जो एल्काइल ग्रुप जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसी पर डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट मतलब जो एल्केन बनने वाला है वो कितने कार्बन का बनेगा और कैसा बनेगा। नहीं समझे, समझे ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नेचर ऑफ एल्केन फॉर्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि जो एल्केन हमारा बनने वाला है वो क्या बनने वाला है। अब यहां पर ये जो Z है वो किस पर गया था, मैग्नीशियम पर गया था, तो मैग्नीशियम पर जाकर के यहां पर अगर इसके साथ होगी रिएक्शन OH जुड़ जाएगा, इसके साथ OR जुड़ जाएगा, इसके साथ RNH जुड़ जाएगा, इसके साथ OC6H, ऐसे करके जुड़ते चले जाएंगे। बाकी जो H होगा वो आपका एल्केन में यूज हो जाएगा। चलिए मैं इसका एग्जांपल आपको सिखा दूं, एग्जांपल आपको बता दूं, ध्यान दो जरा, एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास है RMgX और ये रिएक्शन करता है मेरा C2H5OH के साथ में, किसके साथ में, C2H5OH के साथ में। यहां से ये चाहिए तुमको, तो ये प्लस हो गया बच्चों, ये माइनस हो गया, ये तोड़ना मैंने आपको सिखा दिया है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बनेगा आपका RH और बनेगा आपका क्या,
यहां से Mg एक साइड में आपका X और दूसरा क्या OC2H5, क्या बनेगा OC2H5, ये हो जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मान लो वो ऐसे लिख करके दे सकते हैं MgOC2H5 X करके, ऐसे मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ में आई बात बेटा, समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास है CH3 MgBr, हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, 4 वैलेंसी पॉसिबल है। इसको तोड़ोगे तो ये किसमें प्लस में, ये किसमें माइनस में, ठीक है। यहां से मान लो कि ये रिएक्शन कर रहा है तुम्हारा इथाइल अल्कोहल के साथ, यही ले लो C2H5OH, तो देखो जरा क्या होने वाला है, ये H प्लस चाहिए तुम्हें, O माइनस चाहिए, चेंज करो, यहां पर क्या आएगा तुम्हारा ये प्लस वाला, तो CH3 CH2 CH3 बनेगा कि नहीं, CH3 CH2 CH3 बनेगा, साथ में क्या बनेगा Mg, एक तरफ X दूसरी तरफ OC2H5, यही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। आई बात समझ में बच्चों, नहीं सीख पाए, नहीं सीख पाए, सीख पाए ना, सीख जाओगे बच्चों। चलो तो लास्ट में पॉइंट आपको क्या मिला, नोट नेचर ऑफ एल्केन फॉर्म डिपेंड ऑन एल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने पहले ही बताया कि जो एल्काइल ग्रुप होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसी पर डिपेंड करेगा कि एल्केन हमारा कैसा बनने वाला है, ठीक है ना, एल्केन हमारा कैसा बनने वाला है, तो वो हमारा इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद और बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन से बनाते हैं हम लोग एल्काइल, किसको, एल्केन को। तो कैसे बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर कराते हैं तो बन जाता है हमारा एल्केन। और ये जो एल्केन बनते हैं, ये एल्केन जो होते हैं हमारे, वो सिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं, और वुड्स रिएक्शन से कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वुड्स रिएक्शन जो होती है इसकी मैकेनिज्म आयनिक भी होती है एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होती है, बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है वो प्रीफरेबल होती है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट का पता चलता है, इसीलिए उसको हम प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स देख लेंगे जरा, आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज प्रीफर बिकॉज इट गिव मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स। रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर होगा, क्या होगा बच्चों, सोडियम और ड्राई ईथर। लेकिन याद रखिएगा कि वुड्स रिएक्शन जो होती है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। वुड्स रिएक्शन नेवर बी पॉसिबल इन द टर्सरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज टर्सरी अल्काइल हैलाइड गिव्स वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट जो यूज करेंगे हम, वो रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्कीन बनाते हैं, नॉट एल्केन, ठीक है ना। तो जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है वहां पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन मिल जाता है देखने के लिए, क्या मिल जाता है, डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिल जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होता है, ठीक। इसीलिए जो है वुड्स रिएक्शन टर्सरी अल्काइल हैलाइड में नहीं पाई जाती। मैं अभी आपको एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा। तो बताओ यहां पर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो RX लिया बच्चों, ये RX जो है वो मेरा कैसा होना चाहिए, या तो प्राइमरी या तो फिर क्या सेकेंडरी, बट टर्सरी नहीं होना चाहिए। ये रिएक्शन करता है मेरा किसके साथ, 2 सोडियम के साथ प्लस 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं RX के, सेम ले लिया है, ठीक है ना, सेम ले लिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यह हमारा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, यहां से 2NaX निकालेगा और ये बना देगा RR प्लस 2NaX। ये जो RR बना है बच्चों, ये बनेगा मेरा सिमेट्रिकल एल्केन। कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल एल्केन या फिर हायर एल्केन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन या फिर हायर एल्केन बोल सकते हैं। बताएं क्या बात समझ में आती है, सिमेट्रिकल एल्केन है, हायर एल्केन है, कार्बन का नंबर इवन नंबर में होगा, किसमें होगा, इवन नंबर में होगा। बातें समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो देखेंगे यहां नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बिकॉज मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स इज ऑब्टेन्ड। 3 एल्केन का मिक्सचर बन जाता है, इसीलिए वुड्स रिएक्शन जो होती है वो हमारी सुटेबल नहीं होती है। किसके लिए, किसके लिए सुटेबल नहीं होती है, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। देखेंगे जैसे मान लो कि मैंने यहां पर क्या किया, 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले लिए, CH3 CH2Br, ठीक, और मैंने इसकी रिएक्शन 2Na प्लस में मैंने ले लिया BrCH3। तो देखो 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड लिए हैं मैंने, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ड्राई ईथर के साथ। तो क्या होगा बच्चों, ड्राई ईथर के साथ, यहां से देखो ये अपने आप में वुड्स रिएक्शन दे सकता है, तो मतलब एक प्रोडक्ट इसका बनेगा जिसमें 4 कार्बन पाए जाएंगे, ठीक है। एक इसका सेल्फ, एक ये भी अपने आप में दे सकता है, तो एक इसका सेल्फ मतलब 2 कार्बन का एल्केन बनाएगा, और एक इन दोनों का बनेगा जो कि CH3 CH2 और CH3 बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 3, एक बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, और एक बनेगा आपका कौन सा, CH3 CH3, एक बनेगा आपका CH3 CH2 CH3, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 एल्केन का मिक्सचर मिलता है। तो याद रखिएगा वुड्स रिएक्शन नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बिकॉज मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स इज ऑब्टेन्ड, और ये तीनों एल्केन को सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं कि नहीं बना पाते हैं इसको अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए
मैंने कहा कि वुड्स रिएक्शन जो होती है वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड में पॉसिबल नहीं होती है, बट सेकेंडरी तो देते हैं ना। चलो सेकेंडरी में तो देख लेते हैं कि कैसे मिलेगी। CH3 CH3CHBr, इसको 2 बार ले लिया हमने, ठीक। रिएक्शन इसकी सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा दी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करा दी, ठीक है। तो बताओ यहां से क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगा, 2NaBr निकलेगा, मतलब जो प्रोडक्ट आपका बनेगा बेटा वो बनेगा CH3CH CH3CH3 यही तो प्रोडक्ट बन जाएगा ना, बात समझ रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, नाम देख सकते हो 1 2 3 4, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। बात क्लियर हुई सबको, समझ में आ गई बात। अब कह रहे हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड नहीं दे सकता, यही बात इंपॉर्टेंट होगी आपकी। CH3I, इसको 2 बार ले लेंगे, प्लस सोडियम ड्राई ईथर इसके साथ रिएक्शन करेगा, बट क्या होगा, यहां से जो रिएक्शन होगी उसमें आप याद रखोगे कि एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन। यहां से H और I निकल जाएगा, एल्कीन डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से आपका डबल बॉन्ड CH2। बच्चों यहां पर जो है कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही है, तो इसको क्या करोगे तुम, H तो यहां था नहीं, जबरदस्ती मैंने लगाया है, ठीक, तो उसको हटा दोगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आई। तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड CH2 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटीन। तो यही बात आपको दिमाग में रखनी है, यही बात आपको याद रखनी है, यही बात आपकी इंपॉर्टेंट है कि टर्सरी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो वुड्स रिएक्शन नहीं देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। किसके फॉर्मेशन की वजह से, एल्कीन के फॉर्मेशन की वजह से। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन पर। किस पर आते हैं बच्चों, फ्रैंकलैंड रिएक्शन पर आते हैं। फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है हमारा वो होता है जिंक और इनर्ट सॉल्वेंट। क्या होता है, जिंक और इनर्ट सॉल्वेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट जो होता है हमारे पास R2 जिंक, जिसको डाई एल्काइल जिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, R2ZN, जिसको डाई एल्काइल जिंक बोलेंगे। R2 मतलब डाई एल्काइल जिंक हो गया, ठीक है ना। टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो भी ये रिएक्शन देते हैं। टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आल्सो गिव फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बच्चों बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है हमें उसमें दी नहीं गई है हमारी एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा जिंक के साथ XR और यहां से ZnH2 निकल जाता है, RR मतलब हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन यहां से भी हो जाता है। क्या निकल जाएगा, ZnH2 निकल जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें हम पढ़ेंगे और याद रखेंगे कि यहां पर भी हम सिमेट्रिकल एल्केन का ही प्रिपरेशन कर पाएंगे। किसका प्रिपरेशन, सिमेट्रिकल एल्केन का ही प्रिपरेशन कर पाएंगे। बताएं, बातें समझ में आती हैं, बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर आते हैं बच्चों, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है ना। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो हमारी एल्केन्स भी बनाती है, एल्काइंस भी बनाती है और एल्कीन्स भी बनाती है। तीनों चीजों को बना सकते हैं हम कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस टर्म जहां भी आता है वहां एनोड और कैथोड की बात होती है। मैं मैकेनिज्म नहीं, सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे करके आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, जो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि जो भी एल्केन्स होते हैं उनकी मेन रिएक्शंस होती हैं फ्री रेडिकल। कैसी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके की बातें आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में की थी। अब यहां होता क्या है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो इलेक्ट्रोलिसिस से ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाते हैं और टोटल प्रोडक्ट्स हमारे 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो एल्केन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन हो सकता है, जो भी हम बना रहे होंगे, जैसा भी रिएक्टेंट हमको दिया गया होगा। साथ में CO2 बनता है, H2 बनता है और NaOH या KOH बनता है। अगर सोडियम सॉल्ट लिया तो NaOH बनेगा, अगर पोटेशियम सॉल्ट लिया तो KOH बनेगा, ठीक है। टोटल 4 प्रोडक्ट में से 2 बनते हैं एनोड पर और 2 बनते हैं हमारे कैथोड पर, ठीक। 2 एनोड पर जो बनते हैं उनमें याद रखिएगा, एनोड पर बनने वाले प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, सिंपल सा। कैथोड पर बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन, साथ में कोई बेस जो NaOH होगा वो, या कोई KOH जो बनेगा वो होगा। बाकी जो एनोड पर बनेगा उसमें एल्केन होगा, CO2 होगा, या एल्कीन और CO2 या एल्काइन और CO2 होगा। बात समझ में आ गई। तो क्या सीखा आपने, वो प्रोडक्ट्स ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि एल्केन एल्कीन एल्काइन आपसे पूछा जाता है किस पर मिलते हैं, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन में सब में A आता है। ये सारे के सारे आपको एनोड पर मिलेंगे, साथ में CO2 एनोड पर मिलता है, हाइड्रोजन और बेस जो होता है वो आपको कैथोड पर मिलता है। तो सिंपल तरीके से समझो, इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर RCOONA, मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए RCOONA के, ठीक। इसकी मैंने करा दी इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है मेरी वो किसके साथ, HOH के साथ, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन तो लोगे, इसको यहां से ऐसे तोड़ा जाता है, देखो जरा। HOH में से NaOH और ये 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 बार OH जाएगा तो 2 हाइड्रोजन H2, 2 CO2 और RR। तो देखना जरा प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, RR बनेगा, CO2 बनेगा
प्लस H2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा बच्चों, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH बनेगा। तो ये मेरे दोनों कहां मिलते हैं, मैंने कहा ये दोनों आपको एनोड पर मिलते हैं और यहां पर ये दोनों आपको कहां मिलते हैं, कैथोड पर मिलते हैं। कहां पर, कैथोड पर मिलते हैं। बच्चों अगर एल्कीन बनानी होगी तो क्या करोगे, तो देखो जरा एल्कीन बनाने के लिए, मतलब इसका एग्जाम्पल दे दें हम आपको, एग्जाम्पल दे दें, चलिए एग्जाम्पल सीखिए जरा। एग्जाम्पल में कोई नहीं, आर की जगह कुछ भी होगा। हम मान लो एल्कीन बनाने की बात कर रहे हैं, H2COO ले लिया मैंने अब की बार, CH2COO ले लिया। इलेक्ट्रोलिसिस करानी है HOH की प्रेजेंस में। देखना जरा, यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसमें 2 CO2 निकल जाएंगे, KOH बन जाएगा। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस KOH, ठीक, 2 KOH 2 NaOH निकलते हैं, वो आपको पता है, समझ में आ रही बात। यहां से एनोड, ये दोनों हमें एनोड पर मिलेंगे, यहां से कैथोड, ये दोनों हमको किस पर मिलेंगे बच्चों, कैथोड पर मिलेंगे। क्लियर है। अगर मुझे एल्काइन बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक बच्चों, ये था पोटेशियम सक्सीनेट, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम सक्सीनेट। ये कभी कभी नाम देकर के पूछते हैं ना क्वेश्चन, इसीलिए इनके नाम भी याद रखिएगा। पोटेशियम सक्सीनेट, हमें प्रॉपर तैयारी करनी है, पोटेशियम सक्सीनेट। और क्रैश कोर्स जरूर है, मगर मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं बच्चों। CHCOONA, ठीक, COONA। इसके नाम की मैं बात करूं तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, यह है सोडियम मैलिएट। क्या है, सोडियम मैलिएट है, राइट, सोडियम मैलिएट। इसकी मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं, क्या कराऊं बेटा, मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं। इलेक्ट्रोलिसिस, बताओ इलेक्ट्रोलिसिस से ये क्या दे देगा मुझे, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस सॉल्यूशन में होगी और मुझे ये यहां से एल्काइन दे देगा, CO2 दे देगा। एल्काइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल गया, प्लस CO2 मिल गया, प्लस H2 मिल गया और यहां पर NaOH मिल गया, राइट, NaOH मिल गया। ये कहां पर मिलेंगे, एनोड पर। मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी पढ़ा दिया बेटा, यहां पर आगे उस चैप्टर में इनको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। कैथोड, बात समझ में आई। अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए आपको रिएक्शन अगर कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, ड्यूरिंग द रिएक्शन पीएच ऑफ द मीडियम पर क्या फर्क पड़ता है। तो याद रखेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन जो पीएच होता है मीडियम का वो इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मेशन की वजह से पीएच का जो होता है वो इंक्रीजमेंट होता है, किसमें, मीडियम का पीएच जो होता है वो इंक्रीज करता है। बात समझ में आई। इससे भी अगर आप देखोगे तो बच्चों सिमेट्रिकल एल्केन बन रहे हैं, तो हम इसके बारे में कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जान लेते हैं। वो पॉइंट क्या है, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस पीएच ऑफ द मीडियम कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेस, बेस के फॉर्मेशन की वजह से। बात क्लियर हुई। अच्छा इसके बाद बच्चों आते हैं कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, है ना। आज के लेक्चर में बस हम प्रिपरेशन तक पढ़ेंगे, प्रिपरेशन खत्म होने वाला है हम लोगों का। तो कोरेहाउस सिंथेसिस पर आते हैं। कोरेहाउस सिंथेसिस जो है इसका यूज हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, दोनों को बनाया जा सकता है इससे। याद रखिएगा अभी तक ये रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन ऐसा मिला है जिससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हो। बाकी सब जितने भी मिल रहे थे उनसे सिमेट्रिकल ही बना सकते थे, ठीक है ना। अच्छा इसमें ये रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसका इंटरमीडिएट कार्बेनाइन होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बेनाइन होता है। बात समझ में आई। यहां पर जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन कैसे होती है, 2RX हम लेते हैं, 2RX हम लेते हैं, रिएक्शन इसकी लिथियम के साथ कराते हैं, इसके साथ लिथियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuI। तो ये बनाता है R2LiCu। क्या बनाता है, R2LiCu। इसका नाम होता है डाई एल्काइल, क्या बच्चों, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट इसका नाम होता है, ठीक है। और ये जो बना है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों गिलमैन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या है ये R2LiCu, ये है अपना गिलमैन्स रिएजेंट। क्या है, गिलमैन्स रिएजेंट है। याद रखेंगे इस बात को, भूलेंगे नहीं। क्या है बच्चों, ये गिलमैन्स रिएजेंट है। बात समझ में आई। अच्छा इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके के एल्केन्स बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मान लो मैंने कहा R2LiCu, ये लिया मैंने, जो गिलमैन्स रिएजेंट है मेरा, इसकी रिएक्शन मैंने RX के साथ कराई, RX के साथ कराई, ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, जब हम इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर X माइनस और ये क्या मिलेगा, R प्लस। बट यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां से ये तुम्हें जो होगा वो R माइनस देगा। क्यों R माइनस देगा बेटा, इसलिए क्योंकि ये जो लिथियम है ना, कॉपर है, मेटल है, ये प्लस में रहेंगे। यहां से R माइनस, यहां का R प्लस मिलकर के क्या बनाएगा बच्चों, R बनाएगा। अगर ये दोनों सेम थे तो ये सिमेट्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल। कब सिमेट्रिकल बनेगा, जब ये दोनों सेम होंगे। तो बताओ कैसा बन गया बच्चों, ये सिमेट्रिकल, अगर ये दोनों सेम थे। और अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है। कैसे बन सकता है अनसिमेट्रिकल, ध्यान देना जरा। अनसिमेट्रिकल कैसे बना सकते हो, मान लो मैंने कहा ये मेरे पास CH3 का होल ट्वाइस LiCu है, और यहां पर जो मैंने लिया है उसमें मेरे पास जो R है वो C2H5Cl है, ठीक है। तो यहां से CH3 माइनस, यहां से C2H5 प्लस, ये माइनस ये प्लस, यहां से CH3 माइनस मिलेगा मुझे,
तो बताओ ये रिएक्शन करेगा तो बताओ CH3 CH2 CH3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई इसमें भी तो CH3 CH2 ही तो है, CH3 CH2 और इसका CH3 मिल करके ये प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। तो बताओ ये कैसा है? ये है अनसिमेट्रिकल। कैसा है बच्चों? अनसिमेट्रिकल। मतलब कोरे हाउस सिंथेसिस से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सारे बना सकते हैं। बात समझ में आई? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हम सारे बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए इतना सीखने के बाद बस एक छोटी सी बात और करेंगे आपके साथ, फिर इसके बाद क्लास अपनी कंप्लीट होती है। 2-3 मिनट की क्लास और रहेगी। बस देखेंगे जरा यहां पर हम अब बात करेंगे कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस की। कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ CH4 ओनली बाय। किस किस से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? सेबाथियर सैंडेरेंस से कर सकते हैं क्या? वुर्ज रिएक्शन से कर सकते हैं क्या? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं क्या? डीकार्बोक्सिलेशन से कर सकते हैं क्या? बच्चों नाम सुने हैं सब? सेबाथियर सैंडेरेंस रिएक्शन क्या हुआ करती थी बच्चों? जब हम किसी एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराते थे निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो देखते थे हमें मिलता था एल्केन, बट जो एल्केन मिलता था वो सिमेट्रिकल हुआ करता था। एक कार्बन का नहीं मिल सकता था हमें उससे। ठीक है ना? क्यों एक कार्बन का नहीं? सिमेट्रिकल की जगह अनसिमेट्रिकल तो बना सकते हो, बट एक कार्बन का नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एल्कीन एक कार्बन से कम की नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। वुर्ज रिएक्शन की बात करें तो एल्काइल हैलाइड जो हुआ करते थे उनकी रिएक्शन होती थी सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे, हमें सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलते थे। मतलब इससे भी हम मीथेन नहीं बना सकते। ठीक है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया? सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, इससे भी हमें सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलते थे, तो हम CH4 इससे नहीं बना सकते थे। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते थे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के सोडा लाइम के साथ, जो कि 3:1 रेशियो में सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO का मिक्सचर होता था, रिएक्शन कराते थे, बन जाता था हमारा क्या? मीथेन बन जाता था। ठीक, एक कार्बन लेस का एल्केन बन जाता था। तो डीकार्बोक्सिलेशन इसका सही आंसर होगा। चलिए अब यहां पर कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हमें देखनी थी। मिसलेनियस रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मेरे पास है बच्चों Al4C3, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम कार्बाइड। ये एल्युमिनियम कार्बाइड अगर मेरा रिएक्शन करता है बच्चों H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन देख रहे हैं सारी, ठीक, तो ये 12 H2O के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है, ये देखो जितने भी कार्बन है ये बनाएंगे मीथेन CH4। कितने मीथेन बनेंगे? ये बनेंगे आपके 3 मीथेन। ठीक, कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं? 12 हाइड्रोजन। तो इससे तो 12 आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही बैलेंसिंग में निकल के आएगा। और एल्युमिनियम क्या बना सकता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइज। कितना? 4 एल्युमिनियम है, तो बताओ 4AlOH होल थ्राइज बनेगा। बात क्लियर हो गई? मान लो मैं बात करूं Be2C, बेरिलियम कार्बाइड, ये रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा H2O के साथ, क्या बनाएगा? ध्यान दो, H2O के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, बताओ कार्बन क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। ठीक, अच्छा एक ही कार्बन था, बेरिलियम क्या बनाएगा? BeOH होल ट्वाइस बनाएगा। कितने बेरिलियम है? 2 है, तो ये 2 बनाएगा। बताओ 4 OH और 4 H यूज कर रहे हो, बताओ कितना आ जाएगा? ये 4। याद तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं ना? अच्छा ये बात भी समझ में आ गई। चलो एक दो बात और, CaC2 में ले लेता हूं, कैल्शियम कार्बाइड में ले लेता हूं। तो कैल्शियम कार्बाइड देखो, इसमें हम H2O की रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो है हमारा बनाता है एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाता है, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो देख रहे हो मेटल के हाइड्रोक्साइड ही मिल रहे हैं आपको, और बाकी कोई एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ ना कुछ बनेगा। तो देखो कितने OH, 2 OH और 2 H, बताओ कितना? 2H2O यूज करोगे कि नहीं? करोगे। अच्छा उसके बाद अगर मैं आपसे एक बात और कर लूं, मैग्नीशियम कार्बाइड Mg3C2 की, इसकी रिएक्शन अगर हम H2O के साथ कराते हैं तो ये क्या देगा? ये देता है हमें प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, याद रखेंगे, इससे हमें मिलता है प्रोपाइन, और साथ में वही अपना क्या? हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितने मैग्नीशियम है बच्चों? 3 मैग्नीशियम है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 3MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। यहां से देखो जरा, क्या बैलेंसिंग अगर करोगे तो बैलेंसिंग के लिए बच्चों इसका जो है थोड़ा सा फार्मूले में करेक्शन करिए, ये गलत लिख दिया गया, Mg3 नहीं Mg2C3 होता है, ये थोड़ा सा गलत हुआ, ध्यान दीजिएगा जरा, ये होता है Mg2C3। ठीक है ना? तो ये तभी तो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा ना, 3 कार्बन, और यहां से ये जो है अपना वो 3Mg नहीं बल्कि क्या बनेगा? 2MgOH होल ट्वाइस। राइट, क्यों 2? क्योंकि मैग्नीशियम कितने बच्चों अपने पास? 2, तो बताओ 2MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। और ये क्या है? ये सीधा सीधा तुम्हारे पास में बैलेंसिंग अगर करोगे तो यहां 4 यूज हो रहे हैं, और यहां 3 और 1 4 यूज हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4H2O। क्या हो जाएगा बच्चों? 4H2O हो जाएगा। बताएं, बात समझ में आई? क्लियर हो गया? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने एल्केन्स को स्टार्ट किया और एल्केन्स के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। जल्दी से मेरे साथ आइए और एकदम क्विक रिवीजन में हम पूरी की पूरी चीजें आपके साथ रिवाइज करते हैं और आपको सिखाते हैं। जल्दी से थोड़ी देर मेरे साथ पैसेंस बना करके रखिएगा, समझिएगा चीजों को। एक बार में मैं आपको पूरी की पूरी चीजें रिवाइज करता हूं, ध्यान देंगे बच्चों। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा करके रखूंगा क्योंकि ये लास्ट है, हम लोगों का रिवीजन हो रहा है इस टाइम पर। ठीक है ना?
हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स की, तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने एल्केन देखा था, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन को देखा था। हम लोगों ने एल्केन्स को स्टार्ट किया था, तो एल्केन्स में हम लोगों ने बात की थी कि एल्केन्स में जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन्स में CnH2n होता है और एल्काइंस में CnH2n-2 होता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि जो एल्केन्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ 1.112 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद हमने कहा कि एल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए नॉन पोलर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। हमने कहा था कि जो हमारे पास में एल्केन्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो होते हैं हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको पैराफिन्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे पास रिएक्शन नहीं करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन एसिड के साथ, बेस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में। एग्जांपल में CH4 C2H5 C2H6 और C3H8 इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो एल्केन्स है हमारे पास, इसमें बिग वंडर वाल फोर्स पाया जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन में होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अगर इनके सोर्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है और कोल गैस होता है, ठीक है ना। एलपीजी की बात की थी, एलपीजी एक मिक्सचर होता है हमारे पास प्रोपेन का, ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम लोग आए थे, हमने कहा था कि रिडक्शन से बनाएंगे, रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन बनाएंगे, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन में हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते थे, प्लेटिनम ले सकते थे, पैलेडियम ले सकते थे, निकेल ले सकते थे। 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर सेबास्टियर-सेंडेरेंस रिएक्शन बोला था, राइट। उसके बाद में हमने कहा था कि इसी रिएक्शन में आप जो है रेने निकल ले सकते हो, रेने निकल रूम टेंपरेचर पर रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि पार्शियल रिडक्शन अगर एल्काइन का करा देते हैं तो एल्कीन बनती है। दो तरीके थे हमारे पास में, अगर हम PDBSO4 सल्फर या क्विनोलिन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो साथ में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम फर्स्ट ग्रुप का कोई मेटल लिथियम सोडियम लेकर के लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ट्रांस एल्कीन मिलती है। अगर PDBSO4 सल्फर और क्विनोलिन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिस एल्कीन मिलती है। ये PDBSO4 सल्फर और क्विनोलिन जो है वो लिंडलार कैटालिस्ट है, और इसमें जो सल्फर और क्विनोलिन का फंक्शन होता है वो कैटालिटिक पॉइजन की तरह फंक्शन करते हैं। किसकी तरह फंक्शन करते हैं, कैटालिटिक पॉइजन की तरह फंक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड से बनाया था, 4 बातें पढ़ी थी। HI रेड फास्फोरस हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने हाइड्रोजन प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ पढ़ा था, हम लोगों ने मेटल हाइड्राइड पढ़े थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम मोनोहाइड्राइड यूज कर सकते थे। ऐसा कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते थे जो हमको नेसेंट हाइड्रोजन दे सकता था। नेसेंट हाइड्रोजन हमको जिंक और HCl से मिला था, नेसेंट हाइड्रोजन हमको जिंक और एसिटिक एसिड से मिला था, जिंक कॉपर कपल और जिंक कॉपर कपल और C2H5OH से भी हमको एसिडिक हाइड्रोजन मिला था। HI रेड फास्फोरस का गाना आपको याद होगा कि वो जिससे भी जो भी उससे टकराएगा वो एल्केन बना देगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल हाइड्राइड जो होते हैं वो हमारे क्या नहीं करते हैं, किसी भी डबल बॉन्ड पर मल्टीपल बॉन्ड पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। ये सारी बातें करने के बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो रेड फास्फोरस होता है उसका फंक्शन होता है कि I2 को PI3 के फॉर्म में रिमूव कर दे। हमने कहा एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे तुम एल्केन्स बनाओगे। 3 तरीके थे, वोल्किस्नर रिडक्शन यूज कर सकते थे, HI रेड फास्फोरस यूज कर सकते थे, क्लीमेंसन रिडक्शन यूज कर सकते थे। वोल्किस्नर रिडक्शन अच्छा माना जाता था क्योंकि वो अदर फंक्शनल ग्रुप पर कोई भी फर्क नहीं डालता था। इसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन में हम लोगों ने कहा था कि रिमूवल ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेते हैं, सोडा लाइम जो कि एक 3:1 के रेशियो में मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और CaO का, CO2 का रिमूवल CO3 डबल माइनस आयन के फॉर्म में करा देता है, एक कार्बन कम का एल्केन बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग आगे आए थे, हमने कहा था बीटा कीटो एसिड जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं डिकार्बोक्सिलेशन के लिए, वो सिंपली हीटिंग पर क्या दे देते हैं, CO2 निकाल देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने पढ़ा था, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए था। मेन बात ये थी हमारी कि जो एल्केन बनता था उसका नेचर डिपेंड करता था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R मतलब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें करने के बाद हम लोग वुड्स रिएक्शन पर आए। वुड्स रिएक्शन में मैंने आपसे बोला कि वुड्स रिएक्शन जो होती है हमारी फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म को शो करती है, बट हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रीफर करते हैं बिकॉज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है वो हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट का पता देती है, ठीक है ना। हमने कहा था कि इससे हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन देते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड नहीं देता है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन न देकर के बल्कि क्या दे देता है, एल्कीन का प्रिपरेशन कर देता है। किसका, एल्कीन बना देता है। इतनी बातें पढ़ने के बाद हम लोगों ने सीखा था कि जो वुड्स रिएक्शन है उसमें नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने और बातें की थी, हम लोग आए थे किस पर, फ्रैंकलैंड रिएक्शन पर। हमने बात की थी फ्रैंकलैंड रिएक्शन की, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था R2ZN जिसको डाई अल्काइल जिंक बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोला जाता है इसको। रिएजेंट जो होता है जिंक और इनर्ट सॉल्वेंट लिया जाता है, इससे हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते थे। इसके बाद कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था हम लोगों ने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन सारे के सारे आपको एनोड पर मिलेंगे, साथ ही साथ में CO2 भी एनोड पर मिलेगा। हाइड्रोजन और NaOH या KOH जो बेस मिलेगा हमें, वो कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा हमें कैथोड पर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस पीएच जो होता है मीडियम का वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था यूज्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल
एल्केन्स दोनों को हम इससे बना सकते थे। लास्ट में हमने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये, इंटरमीडिएट इसमें कार्बेनाइन होता है, गिलमैन्स रिएजेंट R2LiCO होता है जिसको डाई अल्काइल लिथियम ट्यूप्रेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतनी बातें हम लोगों ने की थी आज की क्लास में। और लास्ट में हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे पास में कार्बाइड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। कार्बाइड्स की हाइड्रोलिसिस से हमें कभी मीथेन मिलेगा, कभी जो है हमको क्या मिलेगा, एसिटाइलिन गैस मिलेगी, और कभी हमको प्रोपाइन मिलेगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट से प्रोपाइन मिलेगा। कैल्शियम कार्बाइड से आपको क्या मिलेगा मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन मिलेगा। कैल्शियम कार्बाइड से क्या मिलेगा, एसिटाइलिन गैस मिलेगी। बाकी Be2C मतलब बेरिलियम कार्बाइड और एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 इनसे आपको मीथेन मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी। तो देखिए बच्चों, एल्केन्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं उसमें 1 कार्बन से 4 कार्बन तक के जो एल्केन्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और 5 कार्बन से लेकर के 17 कार्बन तक के जो एल्केन्स होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में। और 17 के ऊपर या हम कहें कार्बन नंबर 18 से ऊपर के जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो हम कह सकते हैं C1 से C4 तक जो होते हैं वो गैसियस होते हैं, और C5 से C17 तक जो होते हैं वो हमारे लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड होते हैं। अगर मैं बात करूं C18 से ऊपर के जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। और देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों से पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमें 2 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, 2 कॉन्सेप्ट पर सीखना होता है, 2 बातें हमें पढ़नी होती है। कौन सी 2 बातें, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं लगेगा तो फिर हम लगाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। किससे लगाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इससे नहीं लगेगा तो हम किससे लगाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग से लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, इसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास है नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल पेंटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। ये मेरे पास 4 एल्केन्स हैं। इन चारों एल्केन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बच्चों, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हेप्टेन का होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर हेक्सेन का, फिर पेंटेन का, और फिर किसका हो जाएगा, ब्यूटेन का, ठीक। ये किसका ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बट अगर मैं आपसे बात करूं आइसोमेरिक एल्केन्स की, किसकी बच्चों आइसोमेरिक एल्केन्स की, तो आइसोमेरिक एल्केन्स का मतलब क्या होता है, मतलब यह हुआ कि वो आइसोमर्स होंगे, मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो सेम हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा तो बताओ क्वेश्चन लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो उस कंडीशन में हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके लगाएंगे। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड आपको दिए नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, मैंने आपसे कहा दूसरा कंपाउंड है आपके पास नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। मैंने कहा तीसरा कंपाउंड है आपके पास में 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। एक और ऑप्शन है मेरे पास आइसोपेंटेन का। किसका है बच्चों, आइसोपेंटेन। अब बताओ इन सब में अगर हम देखें तो बताओ कैसे हम बना सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा फोर्थ है, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा, यहां पर मेरे कार्बन कितने बच्चों, 5 कार्बन, यहां पर मेरे कितने कार्बन है, 5 कार्बन, और 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन और मिथाइल में 1 कार्बन, टोटल यहां पर कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। आइसोपेंटेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो देखो जिसमें कार्बन कम है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर कम होगा इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मतलब थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखोगे नॉर्मल पेंटेन कोई ब्रांच नहीं है, 2 ब्रांच होंगी, 1 ब्रांच होगी, ठीक है ना। तो बताओ जिसमें कोई ब्रांच नहीं वो सबसे ज्यादा होगा, तो मतलब मेरा फर्स्ट सबसे ज्यादा हो गया। फिर हमारे पास आइसोपेंटेन में 1 ब्रांच होगी तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर्थ, और फोर्थ के बाद इसमें हमारे पास 2 ब्रांचेस होंगी तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड, ठीक। ये किसका ऑर्डर बन गया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। कैसे लगाया, पहले हमने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से लगाया, अगर नहीं लगेगा क्वेश्चन तो किससे लगाओगे, ब्रांचिंग से लगाओगे। किससे बच्चों, ब्रांचिंग से। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे आओ बच्चों, जो हमारे साइक्लोएल्केन्स होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर एज दे आर लाइटर देन वाटर, क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं इसलिए फ्लोट करते हैं। एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं इसलिए पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पहले भी पढ़ चुके हो ये बात, लाइक CCl4 R ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं बट पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं उसमें इवन नंबर एल्केन्स होंगे और ऑड नंबर एल्केन्स होंगे। तो जो इवन नंबर
नंबर वाले एल्केन्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अपने से जस्ट हायर और अपने से लोअर एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे इवन नंबर वाले का ज्यादा होगा, ऑड नंबर वाले का कम होगा। ठीक है ना? मैं आपसे कहूं कि अगर बताओ 16 कार्बन का कोई एल्केन है आपके पास और 17 का है और 15 का है, सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा 16 का होगा, क्योंकि वो अपने से जस्ट हायर जस्ट लोअर से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखें, जैसे यहां पर हम आपसे बात करें, alkenes having even number of carbon are always greater than just higher and just lower odd number of carbon। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा मेरे पास है C12, C13, C14, C15, C16 और C17। बताओ इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो कैसे करके देखो, 12 का 13 से ज्यादा होगा, 14 का 13 से ज्यादा होगा, 14 का 15 से ज्यादा होगा, 15 से और 16 से कंपेयर करोगे 16 का ज्यादा होगा, 17 और 16 का तो 16 का ज्यादा होगा। बातें समझ में आ रही हैं? जो हमारा इवन नंबर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जस्ट हायर और जस्ट लोअर से। तो भाई हमने कहा है, देखो ये इवन था, ज्यादा कर दिया, ये और ये इवन था, ज्यादा कर दिया, ये देखो इवन था, ज्यादा कर दिया, इसमें ये इवन था, ज्यादा कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। जैसे एक बात याद रखिएगा, मेरे पास नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नॉर्मल पेंटेन है। ठीक है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और क्वेश्चन हो जाता है गलत। आपको क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 1 2 3। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है सब में 5 ही कार्बन है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनाओगे? तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका बनेगा 1 3 और 2। वैसे तो जो हमारे पास में नॉर्मल होते हैं उनका क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और उसका ज्यादा है भी। ठीक है ना? देखो अगर थर्ड और सेकंड में देखोगे तो थर्ड का ज्यादा है लेकिन सेकंड का कम है। तो आप कहोगे सर ये तो नियो है, इसमें तो ज्यादा ब्रांचिंग पाई जाएगी, इसका क्यों ज्यादा है? तो बच्चों याद रखिएगा कि नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर नॉर्मल का होता है, फिर आइसो का होता है। ठीक, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो नियोपेंटेन है उसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? स्फेरिकल पाया जाता है। तो आप बोलोगे इसका ज्यादा ड्यू टू स्फेरिकल शेप हुआ है, ड्यू टू स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप होने की वजह से इसका ज्यादा हुआ है। ठीक है ना? ड्यू टू स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, मतलब केमिकल रिएक्शंस। इनकी मेन रिएक्शंस क्या होती हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्केन्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। बच्चों फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, फ्री रेडिकल में सब्स्टिट्यूशन टाइप की होती हैं। बात करते हैं हैलोजिनेशन की। किसकी बात करते हैं? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन टर्म का मतलब है रिएक्शन विद हैलोजेंस। किसके साथ? हैलोजेंस के साथ में रिएक्शन। तो क्या होगी हैलोजन के साथ रिएक्शन? जैसे मैंने ये कोई ले लिया RH, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी X2 के साथ। किसके साथ? X2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहां से बन जाएगा मेरा RX प्लस क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा, RX प्लस HX बन जाएगा। बात समझ में आई? बच्चों यहां पर जो X2 यूज कर रहे हो इसमें आपका F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा रिएक्टिविटी जो है F2 की ज्यादा होती है, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? F2 की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो वायलेंट रिएक्शन देता है, जबकि I2 की रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो I2 जो होता है बहुत स्लो रिएक्शन करता है, इवन इतना स्लो रिएक्शन करता है कि इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन को हमें रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, लाइक HNO3, लाइक HGO और HNO3 या HGO या HiO3, इनको यूज करना पड़ता है, तब जाकर के इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है। बात समझ में आ गई? तो हम कहेंगे कि F2 जो होता है वो कैसी रिएक्शन देता है? वायलेंट रिएक्शन देता है, मतलब विस्फोटक रिएक्शंस देता है। I2 जो होता है इसकी रिएक्शंस कैसी होती हैं बच्चों? स्लो होती हैं। कैसी होती हैं? स्लो होती हैं। और कैसी होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, इसको कराने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, लाइक HiO3, लाइक HGO यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बातें सीखने के बाद अगर मैं इसके एग्जांपल की आपसे बात करूं तो एग्जांपल में बच्चों कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कहा C2H6 है मेरे पास, ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये Cl2 मैंने एक्सिस में यूज कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बताओ क्या होगा? जितने भी हाइड्रोजन है वो Cl के साथ जाएंगे HCl में और बाकी हाइड्रोजन जब रिप्लेस होंगे तो Cl यहां आएगा, मतलब कंपाउंड बनेगा मेरा C2Cl6। क्या बनेगा बच्चों? C2Cl6 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? C2Cl6। कोई बताएगा कि C2Cl6 का नाम क्या होता है? C2Cl6 प्लस 6 HCl मेरे यहां से निकल जाएंगे। ये जो C2Cl6 बना है इसको बच्चों बोला जाता है आर्टिफिशियल कैम्फर। क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल कैम्फर बोलते हैं इसको।
आर्टिफिशियल कैम्फर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कृत्रिम कपूर हिंदी में बोल सकते हैं। बात समझ में आई? इसी तरीके से बेटा अगर मैं CH4 की रिएक्शन Cl2 को एक्सिस में लेकर के करा दूं तो मेरा बन जाएगा CCl4। क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। तो देखिएगा जरा, यहां से मैंने कहा CH4 को लेकर के Cl2 के साथ रिएक्शन, और ये हमने एक्सिस में ले रखा हो तो यहां से जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, CCl4 बनेगा प्लस HCl बनेगा। इसका नाम है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। और जब इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है तो इसका नाम रखा जाता है पायरीन, अंडर द नेम पायरीन। क्या नाम रखते हैं? पायरीन नाम रखते हैं इसका। बात क्लियर हो गई? क्लियर है बच्चों? चले, ये था हमारे पास हेलोजिनेशन। अब आइए बात करते हैं नाइट्रेशन की। किसकी? नाइट्रेशन की। अच्छा, हेलोजिनेशन के एक बात आपने देखी होगी कि हेलोजन का रिप्लेसमेंट हुआ था किससे? सॉरी, हेलोजन का रिप्लेसमेंट नहीं, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे होगा बच्चों? हेलोजन से होगा, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा और हेलोजन का एडिशन होगा। यही तो था। अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे? हेलोजन से, तो सिंपल है, समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की बात, उसकी नाइट्रेशन की बात करूं, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ठीक है ना। चलो, इसके बाद में नाइट्रेशन में क्या होगा? जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल होगा वो NO2 से रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा? NO2 से। मतलब यहां पर जो होगा NO2 फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। वो हाइड्रोजन किसका होगा? वो हाइड्रोजन एल्केन का हाइड्रोजन होगा, और सब्स्टिट्यूट करने वाला कौन होगा? NO2 होगा। नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन का रिएजेंट हमारे पास कौन होता है बच्चों? HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3। मैंने कहा कि रिएक्शन करके बताते हैं, तो RH जो होगा बेटा HONO ऐसे करके 2, तो ये बताओ HNO3 हो गया। इसको तोड़ते हैं तो ये फ्री रेडिकल मिलेगा हमें 450 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होगी। किस पर बच्चों? 450 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी, और यहां पर हम लोग वेपर फेज नाइट्रेशन करा रहे हैं। कौन सा करा रहे हैं? वेपर फेज नाइट्रेशन, ठीक है ना। वेपर फेज का मतलब वही है कि हाई टेंपरेचर पर जो नाइट्रिक एसिड है उसकी वेपर्स बन रही होंगी, तो उसको बोलते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेपर फेज नाइट्रेशन। इससे होगा क्या? यहां से H और यहां से OH फ्री रेडिकल मिल करके सीधे H2O, और यहां से RNO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNO2 साथ में H2O। बच्चों ये जो RNO2 बना है इसको हम लोग नाइट्रो एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन्स बोलते हैं, राइट। बात समझ में आई? अच्छा बेटा, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई है, यहां पर आप देख रहे हो कि वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बट अभी मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जब बेंजीन की रिएक्शन में नाइट्रेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर याद रखिएगा नाइट्रेशन जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां फ्री रेडिकल है, वहां इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्योंकि रिंग की जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। और कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा। एक बात और आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होता है बच्चों, नाइट्रेशन में जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो भी ब्रेक होता है, और जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो भी ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन में कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बोथ बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जैसे कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बोथ बॉन्ड्स आर ब्रोकन, बोथ बॉन्ड्स आर ब्रोकन। दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं? जैसे मैंने कहा बेटा, यहां एग्जांपल से समझो, CH3 है मेरे पास। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ? HNO3 के साथ, HNO3। ऐसे ही तो हम लोग लिख रहे हैं HNO3 को, ठीक। यहां से क्या होगा? देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगा। जैसे अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो बेटा CH3 CH2NO2 बनेगा। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तो बताओ CH3NO2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहां से मैंने कहा अगर मेरा CH3 CH2NO2 बना है और मेरा CH3NO2 बना है, बताओ जल्दी से, यहां पर जो बॉन्ड टूटा होगा वो कौन सा बॉन्ड टूटा है तब बना है? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा होगा, तब यहां का हाइड्रोजन गया होगा, NO2 आया होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहां पर जो बॉन्ड टूटा है मेरा, ये प्रोडक्ट है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग वाला है। क्लियर है? ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा कब बना होगा? जब यहां से बॉन्ड टूटा होगा, CH3 फ्री रेडिकल पर NO2 फ्री रेडिकल जुड़ा होगा, तब तो ये बना होगा। तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि ये तब बना होगा जब कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। बात समझ में आई? तो देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटा। किसके केस में? नाइट्रेशन के केस में। बात क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? अच्छा, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। किसकी बात करते हैं? सल्फोनेशन की बात करते हैं। तो देखिए, सल्फोनेशन में क्या होगा? जो हमारा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल होगा वो SO3H से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे करके सल्फोनेशन में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिप्लेस्ड बाय SO3H। किससे बेटा? SO3H से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। एक अच्छी बात यह होती है कि सल्फोनेशन जो है वो सबको ही नहीं देता। ऐसे एल्केन्स देते हैं जिसमें मिनिमम 6 कार्बन पाए जाते हैं, 6 या 6 से ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं, वो देते हैं क्या? सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन, मतलब हम ये कह सकते हैं, प्रिपरेशन नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ हायर एल्केन्स,
ये हायर एल्केन्स की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? हायर एल्केन्स की प्रॉपर्टी होती है। हायर एल्केन्स का मतलब कार्बन 6 हो या 6 से ज्यादा हो। क्लियर है? हायर एल्केन्स की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, होता क्या है इसमें? कुछ नहीं, देखो जरा, H2SO4 इसका सल्फोनेशन का रिएजेंट होता है, HOSO3H ऐसे लिख सकते हैं। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, SO3H फ्री रेडिकल मिल जाएगा, OH इसका CH बॉन्ड वहां का टूटेगा, सीधा सीधा H2O निकलेगा और SO3H उस पर जुड़ जाएगा। जस्ट यहां पर देखो रिएक्शन C6H14 है बच्चों, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और प्लस जो है HOSO3H करके H2SO4 को लिख दिया। यहां से एक हाइड्रोजन टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जाएगा, H2O निकालेगा और बचेगा क्या आपके पास? C6H13SO3H, राइट? यहां से साथ में H2O निकल जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि ये जो है हमारा क्या है? सल्फोनेशन है। बात समझ में आई? अब इसको हम बोल सकते हैं एल्काइल सल्फोनिक एसिड। क्या बोल सकते हैं? एल्काइल सल्फोनिक एसिड। वो कार्बन के नंबर के बेसिस पर आप बोल दोगे। ठीक, अच्छा एक बात और याद रखनी है, लोअर ब्रांच्ड एल्केन्स जो होते हैं जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन पाया जाता है, टर्सरी हाइड्रोजन आप जानते हो, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो टर्सरी हाइड्रोजन होगा, वो भी ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। वैसे तो सल्फोनेशन हमें हायर एल्केन्स में मिलता है जिसमें 6 कार्बन या 6 से ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं, बट जो लोअर एल्केन्स होते हैं अगर वो ब्रांच्ड एल्केन्स हैं उसमें टर्सरी हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो वो भी क्या कर सकते हैं? सल्फोनेशन की रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि बताओ ये कंपाउंड है, ये देगा कि नहीं देगा? जैसे मैंने लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH3, बोलो देगा कि नहीं देगा? तो बिल्कुल देगा बेटा, लोअर एल्केन है, इसमें देखो टर्सरी, ये वाला टर्सरी कार्बन है और इस टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो ये देगा। इस तरीके के एल्केन्स भी हमें सल्फोनेशन रिएक्शन दे सकते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों? चलिए अब अगली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन की। तो देखो ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास वो 3 तरीके का मिलेगा देखने के लिए, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा। ठीक है ना? 3 तरीके में, एक तो होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। और कंबशन जो होता है वो एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। कब होता है? इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में होता है कंबशन। कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है मतलब कंबशन शो करता है तो याद रखिएगा उसमें जितने कार्बन होते हैं, कंप्लीट कंबशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? जितने भी कार्बन होते हैं उतने का CO2 बनाते हैं और जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर बनाते हैं और रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि जितने कार्बन हो आपके पास उसका तुम CO2 बना देना, और जितने हाइड्रोजन हो जितने भी हाइड्रोजन हो, तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो एक H2O बना देना, मतलब हाफ H2O बनाना है। बात समझ में आई? चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं इस बात का, और बेटा ये बहुत जगह पर आएगा आपका, ऐसे ही करना है आपको। CH4 प्लस कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। क्या बनाएगा ये? यहां से देखो CH4 है तो बताओ एक कार्बन है तो CO2 बनेगा बेटा, प्लस में कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, तो 2 H2O बनेंगे बेटा। यहां से देखो कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मतलब 2O2 हो जाएगा। सिंपल है, बात समझ में आ गई? अच्छा मैंने कहा कि C2H6 का करके बताओ, तो आपने कहा सर हम करते हैं, आप रुकिए, देखिए जरा यहां से क्या होगा। जितने कार्बन मतलब 2 CO2, याद ही नहीं करना है, बस बात को समझना है बेटा। यहां से देखो 3 H2O बनेंगे, 3 H2O बनेंगे। यहां से बताओ यहां कितना हो गया? 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। अब यहां मैं अगर 7 लिखता हूं बेटा तो यहां 14 हो जाता है, तो मुझे 14 नहीं चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए? 7 ऑक्सीजन चाहिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं या तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये डबल जोड़े हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और ये सब ना करके मैं एक काम और भी कर सकता हूं, 7/2O2 कर लूं। क्या कर लूं? 7/2O2 कर लूं तो भी मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। बेटा क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? समझ गए आप? इसकी अगर जनरल कंबशन इक्वेशन मैं लिख दूंगा आपसे, तो बताओ एल्केन है CN H2N+2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अच्छा उसके बाद में आपको क्या करना है? सिंपल सा, जितने कार्बन उतने क्या बनाने हैं? CO2 बनाने। तो बेटा यहां देखो N बना दोगे तुम CO2, जितने पानी उसका जितने हाइड्रोजन उसका आधा वाटर बनाना है, मतलब 2N+2 है तो N+1 बचेगा कि नहीं? N+1 हाफ होगा, तो मैंने कहा यहां पर N+1 जो है आप H2O बना दो, राइट? अब यहां से इसके ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन को जब आप जोड़ करके लिखोगे तो यहां पर आपके पास में आएगा 3N+1/2O2, ठीक है ना? 3N+1/2O2 ये आ जाएगा आपके पास। ये जनरल कंबशन इक्वेशन होगी जो कि हमारे कंप्लीट कंबशन की बातें करती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद बात करते हैं इनकंप्लीट कंबशन की। इनकंप्लीट कंबशन बच्चों कब होगा? इनकंप्लीट कंबशन तब होगा जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी। कैसी होगी? लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, तब होगा। अच्छा इनकंप्लीट कंबशन से होता क्या है? देखिए H2O तो बनता है प्रॉपर, जितने भी हाइड्रोजन है, CO2 की जगह CO बनता है। क्या बनता है? CO2 की जगह CO बनता है, या कभी कभी और भी कम ऑक्सीजन है तो आपका कार्बन भी बन सकता है, जिसको कार्बन ब्लैक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बन ब्लैक। मान लो मैंने कहा CH4 ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, इसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो 2CH4 3O2 गिव्स, बताओ कितने वाटर? 4H2O प्लस कितना CO? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बन जाएगा। ठीक है ना? अच्छा मान लो मैंने कहा कि CH4 है और इसको सिर्फ और सिर्फ O2 के साथ मिल रहा है, इतनी ही ऑक्सीजन मिल रही है, तो कार्बन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? पहले तो तुम्हें क्या करना है? H2O बनाना है। तो कितने H2O बनाओगे? 2 H2O बनाओगे। बेटा देखो 2 H2O बनाने के बाद इतना ही ऑक्सीजन था, अपना पूरा ऑक्सीजन क्या हो गया? पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया। जब ऑक्सीजन ही नहीं बचा तो बताओ यहां क्या बनेगा? कार्बन। क्या बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन ब्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन ब्लैक बोलते हैं। और ये जो कार्बन ब्लैक होता है इसका यूज किया जाता है प्रिंटर इंक्स में। किसमें? प्रिंटर की इंक बनाने में। तो ये है मेरा कार्बन ब्लैक। क्या है बच्चों? कार्बन ब्लैक।
कार्बन ब्लैक किस में यूज करते हैं? प्रिंटर इंक में, प्रिंटर इंक बनाने में इसका यूज करते हैं, राइट। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद तीसरे टाइप का जो ऑक्सीडेशन है मेरा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। कौन होगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में? कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो बेटा यहां पर 3 रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तीनों आपको याद रखनी है। मैं मीथेन का कंबशन 2 रिएक्शन में कराऊंगा, CH4 मतलब मीथेन का ऑक्सीडेशन। CH4 का ऑक्सीडेशन अगर मैं कराता हूं तो ऑक्सीजन के साथ ही होगा, ऑक्सीडेशन है तो। और ये ऑक्सीडेशन मैं कॉपर के साथ करा रहा हूं 573 केल्विन पर। किसके साथ बच्चों? कॉपर के साथ 573 केल्विन पर करा रहा हूं। तो ये मेरा CH3OH बनाता है। क्या बनाता है? CH3OH बनाता है, राइट। अगर मैं CH4 का ऑक्सीडेशन मॉलिब्डेनम या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कराता हूं तो ये HCHO बनाता है। मैं ये बोल रहा बेटा CH4 प्लस O2, अगर इसका ऑक्सीडेशन मॉलिब्डेनम या फिर MO2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, HCHO। एक और बात है, अगर मैं इथेन का ऑक्सीडेशन मैग्नीज डाइएसिटेट के साथ कराता हूं C2H6, इसका ऑक्सीडेशन किसके साथ? मैग्नीज डाइएसिटेट CH3COO का होल ट्वाइस, इसके साथ कराता हूं तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा CH3COOH। क्या बनाएगा? CH3COOH बनाएगा। बताएं, बातें समझ में आई? बातें क्लियर है? अब याद रखिएगा, अगर कोई भी एल्केन मेरे पास ऐसा, देखिए 3 ही बातें पढ़ाई मैंने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में। मीथेन का ऑक्सीडेशन कॉपर 573 के साथ कराओगे तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। और अगर किसका मीथेन का ऑक्सीडेशन आप कराओगे किसके साथ में? मॉलिब्डेनम या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और अगर आप रिएक्शन करा रहे हो इथेन की ऑक्सीडेशन करा रहे हो मैग्नीज डाइएसिटेट के साथ में तो बनेगा आपका क्या? एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक। अब कुछ एल्केन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन पाया जाता है, वो ऑक्सीडाइज होते हैं करस्पॉन्डिंग एल्केन में बाय द KMnO4, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो याद रखेंगे, एल्केन हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, करस्पॉन्डिंग एल्केनॉल मतलब अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एल्केनॉल बाय KMnO4, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्केन को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा, ठीक। कैसे होता है देखो जरा। मैंने कहा मेरे पास ये कंपाउंड है CH3C CH3H, ये KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ करेगा? KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन से टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। तो CH3OH। तो बच्चों यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो बताओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा होता है ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है, इसीलिए लिखा है ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एल्केनॉल, मतलब अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बातें क्लियर हुई? बात समझ में आई? चले, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आइसोमराइजेशन की बात करते हैं। बस एल्केन चैप्टर अपना खत्म होने जा रहा है, ठीक है ना। आइसोमराइजेशन की बात करते हैं बेटा। तो देखिए आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास में नॉर्मल एल्केन्स होते हैं वो ब्रांच्ड एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको आइसोमराइजेशन बोला जाता है, ठीक। तो इसका यूज हम करेंगे नॉर्मल एल्केन्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों? ब्रांच्ड एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए। किस में कन्वर्ट करने के लिए? ब्रांच्ड एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या होगा? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉर्मल एल्केन टू ब्रांच्ड एल्केन। और इसका जो रिएजेंट होता है बच्चों कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस AlCl3। क्या होता है? कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ठीक है ना। क्या होगा इसमें? नॉर्मल एल्केन से किस में कन्वर्ट करना है इनको? ब्रांच्ड एल्केन्स में कन्वर्ट करना है। किसमें? ब्रांच्ड एल्केन्स में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आई? तो नॉर्मल एल्केन को हम क्या कर लेंगे? ब्रांच्ड एल्केन्स में कन्वर्ट कर लेंगे। किससे? कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। अच्छा बच्चों ये एक बात बताइए कि ये आइसोमराइजेशन से नॉर्मल एल्केन को ब्रांच्ड एल्केन्स में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है? तो बेटा जो हमारे नॉर्मल एल्केन्स होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है, जो हमारे ब्रांच्ड एल्केन्स होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। भाई ऑक्टेन नंबर को बढ़ा के क्या फायदा होता है? चलो ये बता दो। तो बेटा ऑक्टेन नंबर को बढ़ा करके जो हमारी फ्यूल की इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है, और जब फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ जाएगी तो हमारे लिए फायदा होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कराया जाता है। बेटा अगर मैंने रिएक्शन करा दी नॉर्मल ब्यूटेन की, मतलब मैं कहूं आपसे कि नॉर्मल ब्यूटेन का मैंने आइसोमराइजेशन कराया। क्या कराया? आइसोमराइजेशन कराया। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो नॉर्मल एल्केन का अगर आइसोमराइजेशन कराओगे बेटा तो ये कन्वर्ट होगा आपका किसमें? आइसोब्यूटेन में। अपने आइसोमर में ना आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों एरोमेटाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एरोमेटाइजेशन, जिसको हम लोग कैटालिटिक रीफॉर्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक रीफॉर्मिंग या फिर
एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है, ये नॉर्मल एल्केन्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करता है। आप फिर पूछोगे सर इससे क्या फायदा होगा, तो बेटा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है, तो इसका भी फायदा है, लेस ऑक्टेन नंबर को मोर ऑक्टेन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है ना, इसका जो कैटालिस्ट होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं आपको एक साथ बताऊंगा। अच्छा बताओ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करोगे तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, मेरे पास कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है, उसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो मान लो मैं कहूं कि नॉर्मल एल्केन जो है इनको आपको कन्वर्ट करना हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज कर रहे हो वो क्या है, इसके लिए जो प्रोसेस यूज कर रहे हो वो है आपका एरोमेटाइजेशन। क्या है बच्चों, एरोमेटाइजेशन। ठीक है ना, एरोमेटाइजेशन से क्या फायदा होने वाला है, ऑक्टेन नंबर बढ़ने वाला है। तो देखो नॉर्मल एल्केन जो है इसमें कैटालिस्ट हम कौन कौन सा ले सकते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, कैटालिस्ट, और साथ में कैटालिस्ट के साथ में मुझे क्या टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अब बेटा कौन कौन से कैटालिस्ट ले सकते हो, तो बेटा ध्यान रखना PtCr2O3 ले सकते हो, और आप जो है अगर ये ना हो तो V2O5 ले सकते हो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जिसको बोला जाता है। ये भी ना हो तो MO2O3 ले सकते हो। अगर ये भी ना मिले आपको तो आप Al2O3 Cr2O3 ले सकते हो, Al2O3 या फिर Cr2O3 ले सकते हो। इन सब कैटालिस्ट में से कोई एक कैटालिस्ट आप लोगे और ये काम हो जाएगा। बट याद रखिएगा कि कैटालिटिक रिफॉर्मिंग जो है वो कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए या 6 से ज्यादा होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगी, उससे कम पे पॉसिबल नहीं होगी। ऐसा करते क्यों है, तो इसका ऑक्टेन नंबर लेस होता है, लेस ऑक्टेन नंबर से हाई ऑक्टेन नंबर या मोर ऑक्टेन नंबर गेन करने के लिए करते हैं ऐसा। मोर ऑक्टेन नंबर क्या होता है, मोर ऑक्टेन नंबर। बातें समझ में आती हैं, बात क्लियर हो गई बेटा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे नॉर्मल हेक्सेन लेना है, क्या लेना है, नॉर्मल हेक्सेन लेना है, और बताओ ये नॉर्मल हेक्सेन का मुझे एरोमेटाइजेशन कराना है। क्या कराना है, एरोमेटाइजेशन कराना है। मैं कहूंगा करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन बनेगा तुम्हारा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, है ना, बेंजीन बनेगा। कैटालिस्ट कौन सा लोगे भाई, कैटालिस्ट इतने सारे लिख के बताए हैं, कोई भी ले सकते हो, Al2O3 Cr2O3 ले लो। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर होगा तो 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं बेटा, और 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं, तब जाकर के बेंजीन में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आई। अगर नॉर्मल हेप्टेन ले लूं, मैं क्या ले लूं, नॉर्मल हेप्टेन ले लूं, तो बताओ 7 कार्बन का बनाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वो क्या होता है, तो वो हो जाता है, ये सेम कंडीशन में ले रहे हैं, 7 कार्बन मतलब बेंजीन के ऊपर एक CH3 लग जाएगा, तो क्या बना देगा, टॉलुइन बना देगा। क्या बना देगा, टॉलुइन बना देगा। ठीक है, एकदम लास्ट में पहुंच चुके हैं हम लोग बेटा। अब बात करते हैं क्रैकिंग की। किसकी बात करते हैं, क्रैकिंग की बात करते हैं। क्रैकिंग को हम लोग पाइरोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा क्रैकिंग की एक कंडीशन, क्रैकिंग जो है हमेशा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। किसमें होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये लिखा है बेटा यहां पर, टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बोथ बॉन्ड्स आर ब्रोकन, दोनों तरीके के बॉन्ड्स यहां पर भी टूटते हैं। और कहां टूट रहे थे, नाइट्रेशन में टूट रहे थे। कहां टूट रहे थे बच्चों, नाइट्रेशन में टूट रहे थे। तो इसमें क्या होता है, हायर एल्केन्स को लोअर एल्केन्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है, हायर एल्केन्स जो होते हैं, हायर एल्केन्स, उनसे क्या बनाया जाता है, लोअर एल्केन्स बनाए जाते हैं, लोअर एल्केन्स बनाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रैकिंग या फिर पाइरोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैकिंग या पाइरोलिसिस बोलते हैं। कुछ करना नहीं होता है, सिंपली एग्जांपल ले लो, जैसे यहां मैं CH4 को हीट कर दूं, हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, हीट कर दिया तो ये कार्बन में +2H2 में टूट जाएगा। बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन आपकी, ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। मान लो मैंने कहा कि मैं C2H6 को हाई टेम्परेचर पर हीट करूंगा, और हाई टेम्परेचर मतलब 500 डिग्री सेल्सियस ले लिया कोई कैटालिस्ट के साथ में, Cr2O3 Al2O3, इसके साथ में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया मैंने। ठीक, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया तो क्या बनेगा, तो इससे छोटे एल्केन्स बनेंगे ना, तो छोटे एल्केन्स में क्या, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस कुछ भी बन सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, C2H4 बन सकता है, CH4 बन सकता है, और H2 बन सकता है। बात समझ रहे हो, बन सकता है। बैलेंस करोगे तो ये 2 बना लो, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। इसको कितना कर लो, 2 कर लो, ठीक है ना, तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन हो जाएगी। मतलब छोटे एल्केन्स में टूट जाता है, छोटे कंपाउंड्स में टूट जाता है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये जो था हमारे पास में चैप्टर था किसका, ये चैप्टर था हमारा हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें हम लोगों ने एल्केन्स पार्ट को कंप्लीट किया। कौन से पार्ट को कंप्लीट किया, एल्केन्स के पार्ट को कंप्लीट किया। तो यहां पर हमारा हाइड्रोकार्बन्स का एल्केन्स पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल एल्केन्स हुआ करते थे, तो सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आफ्टर द कंप्लीटिंग द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस एल्केन्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एल्कीन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कराएंगे, जिसमें हम आपको पहले एल्कीन्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एल्कीन्स को कंटिन्यू करने के बाद एल्काइंस में पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आएंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर चलता रहेगा, और फिर लास्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप करेंगे पढ़ाई। थैंक यू सो मच।